दोस्तों आइए सबसे पहले समझ लेते हैं कंजंक्शन के मीनिंग को। कंजंक्शन जो वर्ड है वो बना है हमारा कंजॉइन से और जिसका मतलब ही होता है जोड़ना। इंग्लिश की दुनिया के ये वो पंडित है, वो काजी है, वो फादर है जिनका काम है रिश्ते जोड़ने का, वर्ड्स का, क्लॉजेस का, सेंटेंसेस का आपस में एक रिश्ता बैठा देते हैं, उन्हें आपस में जोड़ देते हैं ताकि जो कहने वाला जो अपनी बात कहना चाहता है ना वो हमें समझ में आ जाए। आइए एग्जाम्पल की मदद से इसको अच्छे से समझ लेते हैं। एग्जाम्पल है टॉम एंड जेरी आर बेस्ट फ्रेंड्स। अब कोई मुझसे इस बात पे तो लड़ाई लड़ना मत कि भाई ये टॉम एंड जेरी बेस्ट फ्रेंड नहीं होते, हमारे यहां होते हैं। अब यहां पर दो बातें थी, मैंने वर्ड बोला टॉम और मैं चुप हो गया, दूसरा मैंने बोला जेरी बेस्ट फ्रेंड्स हैं। अब जब मैंने इन दोनों बातों को अलग अलग बोला ना तो कुछ समझ में नहीं आया जब तक कि इसमें एंड नहीं लग गया। जैसे ही मैंने इसमें एंड लगा दिया तो पूरी बात समझ में आ गई कि टॉम और जेरी बेस्ट फ्रेंड्स हैं। तो यहां एंड ने क्या काम किया? जॉइनिंग का काम किया। आइए एक और एग्जांपल देखते हैं। मेरा एग्जांपल है आई लाइक हिम बट माई फैमिली डज नॉट लाइक हिम। दोस्तों इसमें ध्यान से देखो, बड़े ध्यान से देखो, इसमें ना दो सेंटेंसेस हैं। दो सेंटेंस कौन कौन से? एक तो ये रहा आई लाइक हिम, मैं उसे पसंद करता हूं, पहला सेंटेंस। दूसरा सेंटेंस माई फैमिली डज नॉट लाइक हिम, मेरी फैमिली उसे पसंद नहीं करती है। तो मान लो ये आई लाइक हिम ना वहां पड़ा हुआ था, ये ना वहां पड़ा हुआ था आई लाइक हिम, और माई फैमिली डज नॉट लाइक हिम वहां पड़ा हुआ था। मैं हूं बट, तो मैंने क्या काम किया? मैंने किया कि आई लाइक हिम को ना मैं इधर लेके आ गया, आई लाइक हिम, और बट यहीं रहा, और उसको भी वहां से पकड़ा, मैं इधर आओ इधर आओ, माई फैमिली डज नॉट लाइक हिम, उन्हें भी इधर लिया। मैंने आपस में इन दोनों को ना ज्वाइन कर दिया। अब पढ़ो इस बात को, आई लाइक हिम बट माई फैमिली डज नॉट लाइक हिम, मैं उसे पसंद करता हूं लेकिन मेरी फैमिली उसे पसंद नहीं करती है। तो अब पूरी बात आपको समझ में आ गई कि नहीं आ गई? तो क्या काम किया बट ने आपस में रिश्ते जोड़ने का काम कर दिया। तो ये तो थे कंजंक्शन के इस्तेमाल। मुझे पूरी उम्मीद है अब तो कॉन्सेप्ट आपका बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। खुद क्या पढ़ोगे दूसरों को भी पढ़ा पाओगे कि कंजंक्शन क्या होती है, हमें आता है। आइए इस एक वीडियो के अंदर सभी तरह के कंजंक्शंस को हम डिस्कस करेंगे और बहुत ही मजेदार तरीके से इसको समझेंगे। तो दोस्तों कंजंक्शन का कॉन्सेप्ट तो हमने अच्छे से समझ लिया है। अब मेरे क्वेश्चन का जवाब दो। मैंने आपके सामने एक सेंटेंस लिखा हुआ है, सेंटेंस है मेरा द बुक इज ऑन द टेबल। इसके अंदर भी दो चीजें हैं, द बुक इज और द टेबल, के बुक है टेबल, इनका आपस में कोई मतलब नहीं निकल रहा था जब तक कि मैंने ऑन नहीं लगा दिया। जैसे ही ऑन लगा दिया मेरे को समझ में आ गया कि जो बुक है वो टेबल पर है। तो क्या यहां पे ऑन का इस्तेमाल एज अ कंजंक्शन हुआ है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि हम जानते हैं कि ऑन तो हमारी एक प्रेपोजिशन होती है। तो यहां पे क्या डिफरेंस है प्रेपोजिशन का और कंजंक्शन का, वो समझते हैं। कोई टीचर आपको बताता नहीं और आप पूछते नहीं और खामखा में एग्जाम में गलत करके आते रहते हो और इंग्लिश से डरते रहते हो। ये डर बैठ जाता है, अरे ये तो सारी चीजें एक जैसी सी होती है। नहीं नहीं नहीं, जरा भी नहीं, सारी चीजें अलग होती हैं। आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा आज और आपके मन से इंग्लिश का डर भी खत्म होगा और ये कंफ्यूजन भी खत्म होगी कि क्या कंफ्यूजन है। आइए समझते हैं कि क्या रोल होता है प्रेपोजिशन का। जो हमारी प्रेपोजिशन होती है ना उसका काम होता है रिलेशन बताने का। किस चीज का? रिलेशन बताने का। रिलेशन का मतलब क्या होता है? रिलेशन का मतलब होता है कि या तो वो टाइम बताती है या कोई डायरेक्शन बताती है या कोई प्लेस बताती है। ये सब हमने पढ़ा हुआ है हमारी पुरानी वीडियोस के अंदर प्रेपोजिशन की जो है। तो अब यहां पे जो काम हो रहा है, क्या ये कोई टाइम या डायरेक्शन बता रहा है? द बुक इज ऑन द टेबल, ऑन का इस्तेमाल जब तक यहां ऑन नहीं लगा था तब तक तो कोई बात क्लियर नहीं हो रही थी। जैसे इस सेंटेंस में मैंने ऑन लगा दिया, मुझे एक दिमाग में एक तस्वीर बनी जिसमें एक टेबल है, उसके ऊपर एक बुक रखी हुई है, यानी प्लेस का पता चल गया। तो ये बिल्कुल क्या बन गई? हमारी प्रेपोजिशन बनी। लेकिन कंजंक्शन के केस के अंदर कोई भी ऐसी बात नहीं होती जिससे हमें पता चल जाए कोई टाइम का, किसी डायरेक्शन का या किसी प्लेस का। आइए इस एग्जाम्पल में देखते हैं। टॉम एंड जेरी वाला जो हमारा एग्जाम्पल है, इसमें एंड लगने से कोई डायरेक्शन पता चली, किसी टाइम का पता चला? बिल्कुल नहीं पता चला। ऐसे दूसरे वाले एग्जांपल में बट लगने से किसी बात का पता चला? टाइम, डायरेक्शन, प्लेस? नहीं नहीं नहीं, क्योंकि कंजंक्शन का काम होता है सिर्फ जोड़ देने का, वो और कोई बात नहीं करता। जबकि प्रेपोजिशन का काम होता है रिलेशन बताने का। तो जब रिलेशन बताए तो वो होगी हमारी प्रेपोजिशन, और जब कोई रिलेशन ना बताए सिर्फ जोड़ दे वो होंगे हमारे कंजंक्शंस। तो मुझे उम्मीद है कि अब आपका ये डाउट जो आपको पता नहीं कब से सता रहा होगा वो भी क्लियर हो गया होगा।
तो दोस्तों आइए स्टार्ट करते हैं एज के इस्तेमाल से। ASS जिसकी हिंदी होती है जैसा, साथ ही साथ ये एक एडवर्ब भी होता है और एडवर्ब का डिस्कशन हम करेंगे हमारी एडवर्ब की वीडियो में। अभी देखते हैं कि एज का इस्तेमाल कंजंक्शन में किस तरह से होता है। तो इसका पहला इस्तेमाल होता है काम के तरीके को बताने के लिए, यानी कोई भी काम जिस तरीके से हो रहा है ना, उस तरीके को जब भी बताया जाएगा ना तो एज लगा देंगे। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि आप पेन से लिखो, तो आपने पेन से ही लिखा। इसकी इंग्लिश में क्या बनाऊंगा कि यू रोट एज आई सेड, आपने लिखा जैसा मैंने कहा। तो वो तरीका, ये जो जैसा है ना, वो तरीका आ गया काम करने का, जैसे मैंने आपसे कहा था। क्योंकि जैसा के और भी बहुत सारे इस्तेमाल होते हैं हिंदी में। जब हम देखते हैं ना, जैसा कि तुम मेरे जैसे हो, तो आप ये मत समझ लेना कि जैसा ये वो वाला है, ना 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 ना, ये तो वो तरीका है कि जिस तरीके से आप कोई काम करते हो। आइए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं हमारा। ही डिड, उसने किया, एज आई सेड, जैसा मैंने कहा। नेक्स्ट है मेरा I taught them as I was asked, मैंने पढ़ाया जैसा मुझसे पढ़ाने को कहा गया। तो यहां पर भी ये जो as है ना, वो तरीका बता रहा है पढ़ाने का, जिस तरीके से पढ़ाने को कहा गया था। अच्छा, एक एक्सपेरिमेंट करके देखो, इस as को हटाओ, क्या इस as को हटा दो और साथ में लिख दो in the way in which, इसे रिप्लेस कर दो तो क्या बनता है। देखो ज्यादा बात समझ में आएगी। I taught them in the way in which I was asked। अब मुझे लगता है कि कोई छोटा मोटा सा भी जो डाउट होगा ना, वो भी नहीं रहेगा, वो भी निकल गया होगा। आइए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। विराट कोहली प्लेड जस्ट एज हिज कोच सेड, विराट कोहली ने वैसे ही, द ग्रेट विराट कोहली, आजकल तो उनसे जैसा बैट्समैन कोई है ही नहीं, उन्होंने वैसे ही खेला जैसा उनके कोच ने उनसे कहा। तो ये सारी चीजें क्या बता रही हैं, उस काम करने के तरीकों को बता रही हैं। तो जब भी तरीका आ जाए ना, एग्जाम में आ जाए, स्पोकन में आ जाए, आप एज का इस्तेमाल करोगे। दोस्तों आइए अब देखते हैं एज का हमारा दूसरा इस्तेमाल क्या है। दूसरा इस्तेमाल है टू स्टेट द रीजन फॉर समथिंग, किसी भी चीज की वजह बताने के लिए। देखते हैं किस तरह से। एज ही वॉज नॉट वेल आई डिड नॉट डिस्टर्ब हिम, क्योंकि वह वेल नहीं था, ठीक नहीं था, मैंने उसे डिस्टर्ब नहीं किया। तो यहां भी एक वजह बता दी गई। नेक्स्ट है हमारा एज ही इज न्यू हियर, क्योंकि वह यहां पर नया है, ही नीड यू, उसे तुम्हारी जरूरत होगी। अब एज का इस्तेमाल तो हमने देखा रीजन के लिए, क्या रीजन के लिए कुछ और इस्तेमाल होता है? जी हां दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि एज के साथ साथ बिकॉज का इस्तेमाल भी होता है रीजन बताने के लिए। तो दोनों में डिफरेंस क्या होता है वो अच्छे से समझते हैं, बिना पलक झपकाए ये बात ध्यान से आप मेरी सुन लेना। बिकॉज का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब सेंटेंस के अंदर जो मेन बात है ना, वो वजह ही है, यानी सामने वाला सिर्फ आपसे पूछना ही वो वजह चाहता है और आप वो वजह यानी वो कारण बता रहे होते हो। जैसे मैंने आपसे पूछा कि कल आप क्यों नहीं आए थे, मैंने आपसे कारण पूछा, रीजन पूछा कि व्हाई डिड यू नॉट कम यस्टरडे, तो आपने जवाब दिया मैं कल इसलिए नहीं आया था क्योंकि। अब जैसे ही क्योंकि लगा ना, अब मैं समझ गया जो आने वाली बात है ना वो सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं बीमार था। जी हां दोस्तों, यहां जो इस सेंटेंस में मेन बात थी ना, वो यही थी कि मैं बीमार था। तो जब भी मेन बात मैं फोकस कर रहा हूं, जो मेन बात वो कारण हो, वो रीजन हो, तब आप लगाओगे बिकॉज। और एज कब लगाओगे? एज तब लगाओगे जब जो रीजन बता रहे हो ना वो आप एक्स्ट्रा में बता रहे हो, यानी वो मेन बात नहीं है, यानी सेंटेंस के अंदर इस बात का इतना रेलेवेंस नहीं है, ये मैटर नहीं करती। मैटर ये करता है कि उस कारण की वजह से जो बात हुई, उसका रिजल्ट, उसका इफेक्ट जो हुआ। जैसे कि एज ही वॉज नॉट वेल, वह ठीक नहीं था, ये हमारे लिए मेन नहीं था। मेन ये था कि आई डिड नॉट डिस्टर्ब हिम, मैंने उसे डिस्टर्ब नहीं किया, ये मेन बात थी। वाह कितना प्यारा कॉन्सेप्ट है, मजा आ रहा है ना? अगर मजा आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। नेक्स्ट है मेरा एज ही इज न्यू हियर, यहां पर भी देखो जैसे कि वो यहां पर नया है, तो यहां पे ये बात मेन नहीं है कि भाई वो यहां पे नया है कि पुराना है, ये मेन नहीं था। मेन क्या था? ही विल नीड यू, उसे तुम्हारी जरूरत पड़ेगी। अच्छा याद रखना कि जब हम एज के बाद वजह बताते हैं ना, एज के बाद जब हम वजह बताते हैं तो वो वजह जो सुनने वाला होता है ना उसको ऑलरेडी पता भी हो सकती है। ऐसा होता है जैसे आपको मालूम है कि मैं टीचर हूं, तो मैं कहूंगा एज आई एम टीचर, क्योंकि मैं टीचर हूं तो मैं आपको पढ़ा रहा हूं। तो अब यहां पर जो ये सेंटेंस है ना, इसमें मेरे को, आपको भी मालूम है, मेरे को भी मालूम है, तो यहां भी अगर मैं एज एक रीजन के लिए लगाऊंगा ना, तो वो इसलिए लगाऊंगा कि बस मैं आपको एक बार याद दिला रहा हूं सेंटेंस को शुरू करने से पहले। तो यहां पे हमने देखा है एज का इस्तेमाल रीजन के लिए होता है, लेकिन ऐसे रीजन के लिए जिसका इफेक्ट हमें बताना हो, जिसका असर हमें बताना हो। और बिकॉज के हमने इस्तेमाल देख ही लिया है कि जो फुल फ्लेज रीजन के लिए ही होता है वो बिकॉज का होता है। एक और एडिशनल बात सुनते चलो, क्या कि एज का इस्तेमाल मोर फॉर्मल होता है, यानी फॉर्मल में ज्यादा होता है, और बिकॉज का इस्तेमाल ज्यादातर इनफॉर्मल के लिए भी किया जाता है। आइए अब बढ़ते हैं एज के हमारे तीसरे इस्तेमाल की तरफ। एज का हमारा एक तीसरा इस्तेमाल है
टू ऐड एन इंफॉर्मेशन, कोई इंफॉर्मेशन ऐड करने के लिए, और विच यू हैव जस्ट सेड, और ऐसी कोई बात कहने के लिए जो आपने अभी भी तो कही है, अभी भी तो कही, जैसे मैंने आपसे कहा। अब जब ये सेंटेंस बोला ना मैंने, जैसा मैंने आपसे कहा, इसमें भी एज का इस्तेमाल हो गया। जी हाँ दोस्तों, इसमें भी एज का इस्तेमाल हो गया ना, कि जैसा मैंने आपसे कहा, यानी पहले जो भी कहा, जिस तरह से कहा, वो हमने आपको बता दिया यहां पे। आइए देखते हैं, एज यू नो, जैसा कि आप जानते हो। अब यहां पे हम शुरुआत कर रहे थे अपनी बात को कहने की, तो जब भी शुरुआत करना चाहते हो, कोई भी अपनी कमेंट करना चाहते हो, तो आप ऐसे कर सकते हो, एज यू नो, जैसा आप जानते हो। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट इस्तेमाल है स्पोकन वालों के लिए। आपको दिक्कत आती है कि आप शुरू नहीं कर पाते सेंटेंस को बोलने से पहले, कि भाई शुरुआत कहां से करें। अब आपसे कह दिया इस टॉपिक पे बोलो, तो आप शुरुआत ऐसे कर सकते हो, एज यू नो, शुरुआत में एज यू नो बोल दो, जैसा आप जानते हो, और अपनी बात की स्टार्टिंग कर दो। तो एज यू नो, वी बिलीव इन क्वालिटी एजुकेशन, हम बिलीव करते हैं क्वालिटी एजुकेशन में। नेक्स्ट है मेरा एज आई सेड अर्लियर, जैसा मैंने पहले कहा। तो जैसा हमने देखा ही है कि इस्तेमाल क्या होता है, विच यू हैव जस्ट सेड। नेक्स्ट है मेरा एज यू आस्क्ड अबाउट हिम, जैसा कि आपने इसके बारे में पूछा था। तो यहां पर भी हमने देखा कि जो पहले बात हुई थी उसी को बाद में याद दिलाया गया है। तो ज्यादातर हमने देख लिया कि एज के इस्तेमाल कितने तरीके से होते हैं, और इनका डिफरेंस भी समझ लिया। दोस्तों एज का एक और इस्तेमाल है, वो भी देख लेते हैं, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं कंजंक्शंस को बहुत ही डीपली। उसके बाद हम बढ़ेंगे हमारी दूसरी कंजंक्शंस की तरफ। ये इस्तेमाल किया, जल्दी से इसको सम अप करते हैं कि वन इवेंट हैपेंस व्हाइल अनदर इज इन प्रोग्रेस, कि एक इवेंट हो जाता है जबकि दूसरा चल रहा होता है। इस तरह का कोई भी सेंटेंस होगा ना, तो आप उसके बीच में क्या लगा दोगे, एज लगा दोगे, एज से उसको जोड़ेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर आप ना डियर सर की वीडियो देख रहे थे फोन में, और वीडियो देखने के दौरान ही ना आपकी मम्मी ने आपको बुला लिया, तो यानी आप वीडियो देख रहे थे, कोई इवेंट चल रहा था, उस दौरान में मम्मी ने बुलाया, ये क्या था, ये दूसरा इवेंट हो गया उसी दौरान में। तो इसकी इंग्लिश क्या बन जाएगी, इसकी इंग्लिश बन जाएगी कि माय मदर कॉल्ड मी एज आई वाज वाचिंग द वीडियो। एज ने इसको जोड़ दिया दोनों सेंटेंसेस को, क्योंकि ये दिखाना चाह रहा था दौरान को, वाइल को दिखाना चाह रहा था। आइए और कुछ एग्जांपल्स हैं, उनको भी देख लेते हैं। एग्जांपल है मेरा, दे अराइव्ड एज वी वर लर्निंग, कि वे पहुंच गए, एज वी वर लर्निंग, यहां पर क्या हो गया कि भाई वी वर लर्निंग, हम सीख रहे थे, उस दौरान में वे पहुंच गए। नेक्स्ट एग्जांपल मेरा, एज आई वॉज स्लीपिंग द फोन रिंग, बहुत होता है, आपके साथ भी होता होगा क्या, कि आप सो रहे होते हो, फोन बज जाता है। तो वही बात यहां पर की गई है कि एज आई वॉज स्लीपिंग, कि भाई सोने के दौरान मेरा फोन बजा। तो दोनों इवेंट हो गए, एक इवेंट चल रहा था सोने का, फोन बज गया, दूसरा हो गया उसी टाइम पे, तो यहां भी हमने एज लगाया। माई मदर कॉल्ड मी एज आई वॉज प्लेइंग क्रिकेट। अब ये मुझे बताने की जरूरत नहीं यहां पे एज का इस्तेमाल कैसे हुआ, बिल्कुल जो हमने अभी शुरू में एग्जाम्पल देखा था वही है, कि मेरी मम्मी ने मुझे बुला लिया जब मैं क्रिकेट खेल रहा था, खेलने के दौरान। As she grew older, she gained in confidence, जैसे वो बड़ी होती रही, तो उसने क्या किया, कॉन्फिडेंस को गेन किया। तो यहां पर भी दो इवेंट थे और हमने उनको अच्छे से देख लिया। तो ये एक एज का इस्तेमाल था, मेरे को लगा कि आपको इसके बारे में भी अच्छे से पता होना चाहिए। आइए बढ़ते हैं दूसरे कंजंक्शंस की तरफ। दोस्तों अब हम पढ़ने वाले हैं एज वेल एज का इस्तेमाल। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉन्सेप्ट वाइज बड़ा मजेदार है। तो इसकी हिंदी तो होती है साथ साथ, यानी बिसाइड्स। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपसे कहा कि आपके जो मैथ्स वाले सर है ना, मुझे उनकी ट्रिक्स तो पसंद ही है, साथ साथ उनकी स्माइल भी बहुत पसंद है। तो इसकी इंग्लिश में बनाऊंगा, आई लाइक हिज ट्रिक्स एज वेल एज हिज स्माइल, यानी दोनों चीजों के बारे में मैं बता दिया कि उनकी स्माइल भी मुझे पसंद है। दो चीजें बता दी ना मैंने, ठीक है, लेकिन एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो लिखा हुआ है वो देख लो बिना पलक झपकाए। क्या है कि डज नॉट मीन एंड, कि इसका यह मतलब नहीं कि एंड की तरह इस्तेमाल हो रहा है। और वन ऑफ द आइटम्स डिजर्व एम्फेसिस, कि इनमें से कोई एक आइटम, जो दो आइटम है ना, उनमें से एक आइटम पे ज्यादा जोर दिया जाता है। अब एग्जांपल पे आते हैं हमारे कि भाई आई लाइक हिज ट्रिक्स एज वेल एज हिज स्माइल। यहां पे मैं एंड भी तो लगा सकता था, मैंने एंड क्यों नहीं लगाया, मैं तो ऐसे कह सकता था कि आई लाइक हिज ट्रिक्स एंड स्माइल, एंड भी लगा सकता था ना। वहां मैंने एंड इसलिए नहीं लगाया क्योंकि एंड जब लगाते हैं तो दोनों जो आइटम्स होती हैं वो इक्वल होती हैं, दोनों बातें इक्वल होती हैं, तब लगाते हैं। जब इक्वल ना हो, इन दोनों में से एक आइटम पे ज्यादा इंफेसिस हो, तो हम बोलेंगे एज वेल एज। इसलिए जैसे ही मैंने लगाया कि एज वेल एज हिज स्माइल, तो मैं ये कहना चाहता हूं भाई ट्रिक तो है ही मजेदार, मजा आता है, लेकिन जो स्माइल है ना वो मजा बांध देती है, असली मजा उसमें आ जाता है। तो ये वाली बात इस तरह से कहने के लिए मैंने एज वेल एज का इस्तेमाल किया था। आइए एग्जांपल की मदद से कुछ और कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं। मेरा एग्जांपल है द कोच एज वेल एज द टीम इज रेडी। भाई कोच भी रेडी, साथ साथ जो टीम है वो भी रेडी है। लेकिन एक और बात जो एग्जाम में आपसे पूछी जाएगी वो क्या होती है कि भाई जब भी एज वेल एज लगाओगे ना आप,
तो जो आपकी जो वर्ब होगी ना, वो सिंगुलर होगी कि प्लूरल होगी, वो डिपेंड करता है सब्जेक्ट पे। जी हां दोस्तों, जो आपका सब्जेक्ट होगा ना, ये इस पे डिपेंड करता है कि अब जो वर्ब आएगी ना अगली, ये कौन सी होगी। अगर ये सिंगुलर है तो यहां भी वर्ब सिंगुलर की आ जाएगी, अगर ये प्लूरल है तो यहां भी वर्ब प्लूरल की आ जाएगी। तो जो भी टेंसेस के रूल्स होंगे या नॉर्मल कोई भी रूल होगा, उसमें भी हम यही देखेंगे कि हमारी वर्ब, ये जो है, ये हमारा सब्जेक्ट है, उसके हिसाब से हमारी वर्ब डिफाइन होगी। तो ये वाली बात ध्यान से देख लेना। आओ एग्जांपल समझते हैं। यहां पर कोच था, कोच एक सिंगुलर था, सिंगुलर्स के साथ क्या आता है, इज आता है ना। आप तो कहोगे नहीं सर टीम भी तो है, नहीं टीम अलग है, उसको हम इग्नोर करेंगे, हम देखेंगे सिर्फ सब्जेक्ट कौन सा है। भाई कोच है, कोच का एक होता है, एक आदमी है, इसके लिए हम क्या लगा देंगे, इज लगा देंगे। तो यहां क्या लगा दिया, इज लगा दिया। अगर एक से ज्यादा यहां होता, यहां पे ये सब्जेक्ट अगर एक से ज्यादा होता तो यहां हमारा आर आ जाता, अगर यहां आई आता तो यहां पर एम आ जाता। ये कहना चाहता हूं मैं आपसे। तो एग्जाम में आपसे पूछ सकता है कि एरर दिया हुआ होगा, आपसे कहा होगा बताओ एरर कहां है, आप कहोगे नहीं दोनों है, ये तो आर आ जाएगा, प्लूरल होगा तो आप बोलोगे नहीं आर आ रहा है। तो वहां गड़बड़ मत कर जाना, वहां गड़बड़ मत करना, याद रखना ये वाली बात। जैसे नेक्स्ट एग्जांपल है मेरा, द मून एज वेल एज द स्टार्स गिव्स अस लाइट एट नाइट। कि भाई जो मून होता है, जो चंदा मामा होता है हमारा, और जो तारे होते हैं, वो हमें रात को रोशनी देते हैं, यही तो कहना चाहता है वो। बिल्कुल सही बात। लेकिन आप कहोगे सर स्टार्स आ गया तो यहां तो गिव लगा दो। नो नो नो, बिल्कुल नहीं, गलती नहीं करेंगे हम देखेंगे मून को, हमारे चंदा मामा को देखेंगे, चंदा मामा को देखा और यहां पे हमने क्या लगा दिया, गिव्स लगा दिया। क्यों लगा दिया, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, और वहां भी जब भी हमारा सिंगुलर होगा तो सब्जेक्ट, तो हम क्या लगाते हैं, ईएस लगा देते हैं, या ईएस का इस्तेमाल करते हैं, वही हमने यहां पे कर दिया। तो ये वाली बात थी जो कॉन्सेप्चुअल आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट है हमारा, यू एज वेल एज योर मदर इज इंटेलिजेंट। तो आप साथ साथ आपकी मदर भी इंटेलिजेंट है, मेरी मम्मी भी बहुत इंटेलिजेंट है। आ जाओ, आई नीड माई पेरेंट्स एज वेल एज माई टीचर, कि मुझे जरूरत है मेरे पेरेंट्स की साथ ही मेरे टीचर की भी। यहां मैं एंड लगा सकता था, मैं कह सकता था आई नीड माई पेरेंट्स एंड टीचर, लेकिन नहीं, मैं कहना चाहता हूं, मैं उस बात पे जोर देना चाहता हूं टीचर पे। भाई मुझे टीचर की भी जरूरत है, साथ साथ टीचर की भी जरूरत है। तो टीचर यहां पर क्या है, एक एम्फेसाइज किया है मैंने उसके ऊपर, इसलिए मैंने एज वेल एज का इस्तेमाल किया है। आइए, ही ओन्स अ कार एज वेल एज अ मोटर बाइक, कि भाई उसके पास एक कार भी है साथ ही मोटर बाइक भी है। तो मैंने ये आपको कोशिश की है एज वेल एज के कुछ ऐसे इस्तेमाल बताने की जो आपको कहीं भी अटकने नहीं देंगे, और मजेदार तो है ही। ओके, नाउ लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट कंजंक्शन, और वो क्या है, एज सून एज। इसका इस्तेमाल कहां होता है, बहुत ही आसान सा इस्तेमाल है। कब होगा इसका इस्तेमाल, समथिंग हैपेंस इमीडिएटली आफ्टर अनदर एक्शन इज कंप्लीटेड। कोई चीज हो जाए, कब हो जाए, जैसे ही दूसरी चीज खत्म हो, उसके फौरन बाद कोई चीज हो जाए। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि मान लीजिए आई विल कॉल यू, मैं तुम्हें कॉल करूंगा, कब कॉल करूंगा, एज सून एज आई अराइव, जैसे ही मैं वहां पहुंचता हूं। कहते नहीं पहुंचते ही कॉल करता हूं, ऐसे बोलते हो कि नहीं। अच्छा, वहां पहुंचते ही कॉल करने वाली बात क्या होगी कि पहले मैं पहुंचूंगा ना, जैसे मैं पहुंच जाऊंगा, जैसे ही मैं पहुंच जाऊंगा मैं कॉल कर दूंगा, पहुंच से एकदम फोन निकालूंगा कॉल कर दूंगा। यानी पहुंचना एक एक्शन है, जैसे ही वो पूरा हुआ दूसरा एक्शन स्टार्ट हुआ, उसके बीच का जो टाइम था वहां क्या लगा देंगे हम, एज सून एज लगा देंगे। अगर मैं हिंदी की बात करूं, जनरल हिंदी के अंदर जनरल आप क्या बोल सकते हो कि जैसे ही का सेंस आएगा, क्या सेंस आएगा, जैसे ही मैं वहां पहुंचता हूं मैं आपको कॉल करूंगा। तो ऐसे ही हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है, ही विल बी गोइंग टू डू हिज होमवर्क एज सून एज ही रीच होम, कि वह होमवर्क करेगा, कब करेगा, जैसे ही वह घर पहुंचता है। आप भी ऐसे ही करते हो, घर पहुंचते होमवर्क करते हो, नहीं करते। आओ, You will be given the information as soon as I meet him. आपको इंफॉर्मेशन दे दी जाएगी जैसे ही मैं उनसे मिलता हूं, उनसे मुलाकात करता हूं। यह इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, क्या यहां विल भी आ सकता है इन सेंटेंसेस के अंदर, क्या विल भी आ सकता है। मैं ये कहना चाहता हूं कि I'll call you as soon as I will arrive होगा क्या, ये यहां पे विल नहीं लगाया मैंने, है ना, विल नहीं लगाया ना मैंने, गलत हो गया ये। सब में विल लगाओ सर, गलत कर रहे हो आप। विल या शैल का इस्तेमाल होगा, नहीं, गलत जवाब। विल या शैल नहीं आएगा, यहां नॉर्मल प्रेजेंट इंडेफिनिट ही टेंस रहेगा। इसमें छेड़छाड़ करने की जरूरत हमें नहीं पड़ती, क्योंकि हम क्या लगा रहे हैं, एज सून एज लगा देते हैं, उसी से पूरी बात क्लियर हो जाती है। तो यहां विल नहीं आएगा, यहां कुछ नहीं आएगा, नॉर्मल वर्ब आ जाएगी। एज सून एज आई अराइव, एज सून एज आई मीट हिम, एज सून एज आई कॉल हिम। जिस तरह के भी आप सेंटेंस हो नॉर्मल रखोगे, विल या शैल का इस्तेमाल नहीं करोगे। तो ये था हमारा एज सून एज। अब वीडियो को जरा रोकते हैं, थामते हैं, थोड़ा सांस लेते हैं, और जो हमने पढ़ लिया है ना अब तक, उनको एग्जांपल्स की मदद से प्रैक्टिस भी करते हैं, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स अ मैन
परफेक्ट। तो आइए अब मैंने आपके सामने कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं, इनका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लो। मैं साइड हो गया, मुझे बार बार मत कहना कमेंट्स में कि सर साइड नहीं होते। अब मैं साइड हूं, सारे स्क्रीनशॉट अच्छे से ले लो एग्जाम्पल के, और इनका आप करेक्ट आंसर वीडियो को पॉज करके लिखो, और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि इनके करेक्ट आंसर्स क्या हैं, फिर मैच करना कि आपके कितने सही निकले। तो मुझे उम्मीद है आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है और इनके आंसर्स भी सही सही लिख लिए होंगे। आइए थोड़ा सा मैच कर लेते हैं कि कोई सा गलत तो नहीं हो गया। तो हमारा पहला एग्जांपल है दे अराइव्ड, वे पहुंच गए। कब एग्जांपल हुआ, वी वर लीविंग, हम निकल रहे थे। तो ये तो वही वाली कंडीशन थी ना एज की, जिसके अंदर कोई काम चल रहा होता है, प्रोग्रेस में होता है, और इसी सेम टाइम पर दूसरा कोई इवेंट हो जाता है। जी हाँ, ये वही एग्जांपल है और इसका आंसर हो जाएगा मेरा एज, और सेंटेंस बनेगा दे अराइव्ड एज वी वर लीविंग। नेक्स्ट मेरा सेंटेंस है, शुरू में ही डैश आ गया और फिर क्या था, द बस अराइव्ड, के बस पहुंची, आई कहां पे, द पैसेंजर्स रश्ड टू बोर्ड इट, जो पैसेंजर थे वो दौड़े दौड़े गए उसको बोर्ड करने के लिए। अच्छा, तो यहां पर क्या आना चाहिए जी, यहां पर आना चाहिए, क्या आना चाहिए, जैसे ही बस आई, यही तो सेंस है। जैसे ही बस आती है एकदम से आप भी दौड़े दौड़े जाते हो उसे बोर्ड करने के लिए, इंतजार में खड़े रहते हो, नहीं, खुद आएगी बस, खुद आएगा, कंडक्टर निकल के आपका हाथ पकड़ के लेके जाएगा। ऐसा नहीं होता है जी। तो यहां पर क्या आ जाएगा, as soon as, जैसे ही बस आई, द पैसेंजर रश टू बोर्ड इट। नेक्स्ट है मेरा सेंटेंस, डैश आई एम टू बिजी, आई कैन नॉट कम विद यू। यहां पे क्या कि मैं बहुत ज्यादा बिजी हूं, मैं आपके साथ नहीं आ सकता हूं। अब ये कौन सा इस्तेमाल था, यहां बिजी हूं एक क्या बताइए, एक रीजन बताया गया है। जी हाँ, एज का हमने देखा था, एक इस्तेमाल होता है रीजन बताने के लिए, तो यहां पर भी हम क्या लगा देंगे, एज लगा देंगे। तो इसका पूरा मतलब निकलेगा क्योंकि मैं बिजी हूं, मैं आपके साथ नहीं आ सकता हूं। तो मेन बात यहां थी कि आई कैन नॉट कम विद यू। एज तो बताया, बिजी तो बताया गया है कि भाई मैं बहुत ज्यादा बिजी हूं, तो ये हमारा एज आ गया इसका आंसर। नेक्स्ट है मेरा, डैश शी वाज साइनिंग अ कॉन्ट्रैक्ट, जब वे साइन कर रही थी कॉन्ट्रैक्ट, वे कॉन्ट्रैक्ट को साइन कर रही थी, शी नोटिस्ड दैट अ पेज वाज मिसिंग, उसने नोटिस किया कि एक पेज मिसिंग हो रहा था। तो ये भी तो वही वाली कंडीशन है जो पहली वाली थी। जी हाँ, कोई इवेंट चल रहा था, प्रोग्रेस में था, उसी सेम टाइम पर दूसरा इवेंट हो गया। तो यहां भी क्या आ जाएगा मेरा, as she was signing a contract she noticed that a page was missing। नेक्स्ट है मेरा सेंटेंस क्या है, डैश आई saw the snake, डैश था, आगे क्या था, मैंने स्नेक देखा, आई ran away, मैं भाग गया। अच्छा, स्नेक देखते हो तो आप ठहर जाते हो और उसके साथ खेलते हो ना, उसके साथ डांस करने लगते हो, नहीं नहीं नहीं, जैसे ही स्नेक देखा मैं भाग गया, ऐसा ही तो करते हो। अब ये थोड़ी देखते हो कि भाई वो एनाकोंडा है कि कोबरा है, नहीं ना, तो इसलिए यहां पर हमारा वो कौन सा आंसर था, एज सून एज आएगा भाई, जैसे ही मैंने स्नेक देखा मैं भाग खड़ा हुआ। नेक्स्ट है मेरा, ही केम टू मीट मी, वह मुझसे मिलना है, फिर डैश था, ही वॉज इन टाउन, वह टाउन में था। अब यहां पर क्या आएगा, अब उसका मतलब क्या निकल रहा है कि वो मुझसे मिलने आया क्योंकि वह टाउन में था, ऐसे ही तो कहना चाहते हो, बिल्कुल एक वजह बताए, रीजन बताए कि वो इसलिए मिलने आया। तो ही केम टू मीट मी एज ही वॉज इन टाउन। नेक्स्ट है मेरा, ट्रीज गिव्स अस फ्रूट्स, जो पेड़ हैं हमें फ्रूट्स देते हैं कि नहीं, बिल्कुल फ्रूट्स देते हैं। डैश शेड, शेड मतलब छाया, छाया देते, तो यहां क्या लगना चाहिए, क्या लगना चाहिए, अब तक हमने क्या पढ़ा है, हमने पढ़ा है एज वेल एज का इस्तेमाल, जिसमें हम दो चीजें बताते हैं। तो जब दो चीजें बतानी होती है तो हम क्या लगा देते हैं, एज वेल एज, के ट्रीज हमें फ्रूट्स के साथ साथ शेड भी देते हैं। नेक्स्ट है मेरा, डैश आई सेड डू योर वर्क, मैंने कहा काम करो, अरे जैसा मैंने कहा वैसा काम करो। इसमें भी क्या बताया गया है, एक ऐसी बात बताई गई है, मैनर बताया गया है, जो भी मैंने जस्ट कहा है इस तरह से इसको समझ सकते हैं। तो एज आई सेड डू योर वर्क। तो ये सारे एग्जाम्पल आपके इसी तरह एग्जाम में भी पूछे जाएंगे और आपको इनके करेक्ट आंसर देने होंगे। उम्मीद करता हूं कि आपके भी यही आंसर होंगे जो मैंने अभी अभी आपको कराए। दोस्तों, ये कंजंक्शन आपकी इंग्लिश स्पीकिंग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, रातों रात आपकी लाइफ बदल देगी ये कंजंक्शन, क्योंकि इसके अंदर वो चीजें हैं जो आपके अंदर कॉन्फिडेंस को बूस्ट कर देंगी। बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस आ जाएगा आपको बोलने में। आपसे क्या कहा जाता है कि भाई इंग्लिश में कुछ बोलो, कोई टॉपिक दे दिया जाता है और आपसे कहता है भाई बोल के दिखाओ, आप सोचने में पड़ जाते हो कि शुरुआत ही कहां से करूं, आपको स्टार्टिंग ही नहीं मिलती। ये वाली कंजंक्शन आपको स्टार्टिंग देती है। जब आपको कोई भी टॉपिक बोलना हो ना, तो आप उसमें लगाओ एज फार एज, जिसकी हिंदी होती है जहां तक की। जैसे कि मैंने आपसे कहा, एज फार एज आई एम कंसर्न, आई एम अ टीचर हु टीच इंग्लिश ऑन अ यूट्यूब चैनल, डियर सर, द मेन मोटिव ऑफ आवर चैनल इज टू प्रोवाइड क्वालिटी एंड फ्री एजुकेशन टू ऑल द स्टूडेंट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो अब मैंने ये जो सेंटेंस बोला वो बाद की बात है, तो मुझे मालूम
मालूम थी मुझे ये बोलना है, लेकिन मुझे शुरुआत नहीं पता थी, तो मैंने क्या करा, मैंने एज फार एज से ही स्टार्ट कर लिया कि जहां तक मेरी बात है, मेरा सवाल है, तो इसलिए ये मेरे लिए बहुत आसान हो गया। अब आगे की बात को बोलना बड़ा इजी हो गया। अब आप भी यही करने वाले हो। जी हां, आज मुझसे प्रॉमिस करो कि आज से आप भी ऐसा ही करोगे। कोई भी टॉपिक आए, घबराना नहीं है, हार्ट बीट फास्ट नहीं करनी है, चिल रखना है, आराम से करना है। आइए इसके कुछ एग्जांपल और देख लेते हैं। जैसे कि आपको मैंने बता ही दिया कि इसकी हिंदी तो होती है जहां तक, और इसका इस्तेमाल होता है किसी भी चीज की शुरुआत में। ज्यादातर आप देखोगे स्टार्टिंग में होता है, कोई भी शुरुआत हम करना चाहते तो। एग्जांपल जैसे एज फार एज माई लिटिल नॉलेज इज कंसर्न, जहां तक मेरी थोड़ी सी नॉलेज का सवाल है। अब आगे मैं अपनी बात कह सकता हूं, जो भी मैं कहना चाहता हूं कि भाई जहां तक मेरी नॉलेज का सवाल है, मैं जानता हूं कि ऐसा होता है, मैं जानता हूं कि पूरी दुनिया में 192 कंट्रीज है, कितनी मुझे नहीं मालूम, मेरा टॉपिक नहीं है। आप जो भी बोलना चाहते हो बोल लेना, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा एज फार एज आई कैन सी, जहां तक मैं देख सकता हूं, वो डिग्री बताता है, उस एक्सटेंट को बताता है। एज फार एज आई कैन सी ही इज नॉट देयर, वह वहां नहीं है, यानी मैं देख रहा था ऐसे करके तो मुझे वो दिखा नहीं, भाई जहां तक मैं देख रहा था वो वहां पर नहीं था। तो यहां भी हमने एज फार एज का इस्तेमाल कर लिया। एज फार एज आई नो, जहां तक मैं जानता हूं, ही इज नेवर कम ऑन टाइम, वह कभी भी टाइम पर नहीं आता है। अच्छा एक बात बताओ, जैसे ही आपके दिमाग में ये वर्ड आया, आपके कानों में आया कि एज फार एज, आपको लगा कितना प्रोफेशनल सा वर्ड है, बहुत हाई फाई, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं जनरल टर्म्स में, कि हाई फाई इंग्लिश बोल रहा है। कोई हाई फाई नहीं बोल रहा भाई, वो तो नॉर्मली बोल रहा है। आप नहीं बोलते, वो आपसे ज्यादा बस स्मार्ट है, चालाक है, इसलिए वो एज फार एज लगा देता है, और आप वहीं पर, आप तो वहीं धाराशायी हो जाते हो, सुनते ही धाराशायी हो गए। अरे यार मैं तो नॉर्मल बोलता हूं कि आई एम डूइंग, ही इज डूइंग, बस यही करता रहता हूं। अब ये मत करना, कंजंक्शन जो पढ़ रहे हैं ना हम, उनको अप्लाई भी करना है आपको। ओके, मैं बढ़ता हूं अपने अगले कंजंक्शन की तरफ। अगला है मेरा ही हैज ऑलवेज केप्ट देयर वर्ड्स एज फार एज आई नो। केप्ट देयर वर्ड्स का मतलब होता है प्रॉमिस को पूरा करना, अपनी बात पे बने रहना। तो यहां भी क्या है, वो हमेशा अपने प्रॉमिस को उसने पूरा किया है, एज फार एज आई नो, जहां तक मैं जानता हूं। ऐसे ही नेक्स्ट है मेरा एज फार एज माई टीचर इज कंसर्न, जहां तक मेरे टीचर का सवाल है। ही इज काइंड, वह काइंड है, काइंड मतलब दयालु है। अच्छा ये कंसर्न का मतलब तो बता दो सर। कंसर्न का मतलब होता है जहां तक उसकी बात है, उसका सवाल है। अगर मैं नॉर्मल जनरल टर्म्स में बात करूं तो कंसर्न जब भी लगाते तो उससे संबंधित के सेंस में इसका मीनिंग निकलता है, उससे रिलेटेड, ठीक है। तो ये सारी बातें हमने देखी एज फार एज के इस्तेमाल की। मुझे पूरी उम्मीद है ये शानदार इस्तेमाल, जी हां दोस्तों, बड़ा मजेदार इस्तेमाल अब आप करने वाले हो अभी से। गाइस अब बात कर लेते हैं दो और ऑल्दो के इस्तेमाल की। यहां आप मेरे प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान दीजिए, मैं बोल रहा हूं दो, 1 2 3 वाला दो, इसका प्रोनाउंसिएशन क्या होता है, दो होता है, 1 2 3 वाला, ठीक है। ऐसे ये ऑल्दो पढ़ा जाता है। तो प्रोनाउंसिएशन तो हमने देख लिया, अब देखते हैं इसका मीनिंग। हिंदी में इसका मीनिंग निकलता है मगर, भले ही, हालांकि, इसका ये मीनिंग निकलता है। और इस्तेमाल क्या होता है, इस्तेमाल तब होता है जब आप कोई फैक्ट बता रहे हो, उससे पहले लगा देना दो या ऑल्दो। फैक्ट मतलब कोई भी सच्ची बात, आप अपनी कोई बात बताना चाहते हो और उसमें कोई फैक्ट है, तो आप वहां पर लगा दोगे क्या, दो या ऑल्दो लगा दो। या फिर कोई कंट्रास्टिंग सिचुएशन, कंट्रास्टिंग सिचुएशन का यहां क्या मतलब आ गया, कंट्रास्टिंग सिचुएशन का मतलब है दो ऑपोजिट सिचुएशन। एग्जांपल दीजिए ना सर, एग्जांपल दीजिए, और एग्जांपल से हमें ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा। एग्जांपल मैंने आपको दिया, ऑल्दो माय फादर वाज एंग्री ही स्टिल मैनेज्ड टू स्माइल। ऑल्दो यहां पर क्या था, हालांकि मेरे पापा नाराज थे, एंग्री थे, फिर भी उन्होंने क्या किया, बट ही स्टिल मैनेज टू स्माइल, उन्होंने स्माइल किया। यहां पे नाराज होना, स्माइल करना, आपस में दो ऑपोजिट बातें हैं। ऑल्दो ही वॉज एंग्री, ये एक फैक्ट है, यानी एक फैक्ट बता दिया पहले ही कि भाई वो नाराज थे, तो नाराज होना यहां पर एक फैक्ट था जो मैंने आपके सामने रखा, उससे पहले मैंने लगा दिया ऑल्दो। तो इस तरह से इसका इस्तेमाल हमने देखा। आइए एग्जांपल देखते हैं, और एग्जांपल में कुछ छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं, उनको हम पक्का करते हैं। तो मेरा पहला एग्जांपल है, दो इट वॉज रेनी आई पुट ऑन माई शूज एंड वेंट फॉर अ वॉक। यहां पर ध्यान दो जरा कि यहां दो क्यों आया, दो शुरू में क्यों आ गया। सर आपने तो बताया था कि कंजंक्शन का इस्तेमाल सेंटेंसेस को आपस में जोड़ने के लिए किया जाता है, क्लॉजेस को आपस में जोड़ने के लिए किया जाता है, तो यहां पर ये शुरू में कैसे आ गया, शुरू में जोड़ थोड़ी रहा है। दोस्तों यही पॉइंट है, बहुत प्यारा पॉइंट। यहां पे आप इस दो को हटाओ, मेरे कहने से हटा दो इस दो को, और भूल जाओ कि यहां कोई दो लिखा हुआ है। अब इसको पढ़ते हैं, आप क्या बनाइए, इट वॉज रेनी आई पुट ऑन माई शूज एंड वेंट फॉर अ वॉक। तो अब इसका कोई मीनिंग निकल रहा है क्या, कि वह रेनी था, यानी बारिश का दिन था, बारिश हो रही थी। आई पुट ऑन माई शूज, मैंने अपने जूते पहने और चला गया। ये कोई बात बनी इन दो सेंटेंसेस का, इनका इट वॉज रेनी का और आई पुट ऑन माई शूज का, इनका आपस में कोई मतलब निकल रहा है?
बिल्कुल नहीं निकल रहा, कोई इसमें एक समानता नहीं है, कोई जॉइंट नहीं है। जब तक के मैंने दो नहीं लगा दिया, दो जैसे ही लगाया तो इसकी हिंदी बनी हालांकि इट वॉज रेनी, के वो रेनी था यानी बारिश हो रही थी। तो अब ये एक फैक्ट था कि नहीं, मैंने फैक्ट रखा भाई, एक रियल बात ये थी कि भाई बारिश हो रही थी, फिर भी मैं आई पुट ऑन माई शूज, मैंने अपने जूते पहने और बाहर निकल गया। तो हमने देखा कि कंजंक्शन का इस्तेमाल किस तरह से जोड़ने के लिए किया जाता है। जरूरी नहीं है कि वो सिर्फ एंड को ही दिमाग में रखते रखा जाए कि बीच में ही आएगा, ना ना ना, दो बातों को आपस में जब जोड़ दे, कनेक्ट कर दे, वो होता है हमारा कंजंक्शन। आइए दूसरा एग्जाम्पल देखता हूं और अच्छे से समझते हैं। सर ये तो बताओ कि दो और ऑल्दो में क्या डिफरेंस है। दोस्तों दो और ऑल्दो में डिफरेंस आपको पता है, जी हाँ, आपने चीटिंग कर ली, पीछे देख लिया है। दो का इस्तेमाल होता है इनफॉर्मल में और फॉर्मल में इस्तेमाल होता है ऑल्दो का। जी हाँ, इससे ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं है। हमने समझ लिया है कि दो का इस्तेमाल कभी भी करोगे तब करोगे इनफॉर्मल में, और कभी भी फॉर्मल में करना पड़े तो ऑल्दो का करोगे। अच्छा एक बात और सुनते जाओ, इंपॉर्टेंट बात यहां पर यह है कि ऑल्दो का इस्तेमाल जब भी करोगे ना, ज्यादातर वो सेंटेंस के बिल्कुल शुरू में ही मिलेगा। पहली बात तो यही कंफर्म है, ऑल्दो का इस्तेमाल सेंटेंस के शुरू में होगा या फिर बीच में। लेकिन जो दो होता है, दो का इस्तेमाल शुरू में भी हो सकता है, बीच में भी हो सकता है और आखिर में भी हो सकता है। ऑल्दो का कभी भी आखिर में मत करना, कहीं आप ऑल्दो को भी आखिर में लगाने लगो। जैसे कि मैंने आपके सामने एग्जांपल पहले अभी क्या दिया, ऑल्दो माय फादर वाज एंग्री ही स्टिल मैनेज्ड टू स्माइल। इसके अंदर ऑल्दो मैंने शुरू में लगा दिया था ना, तो ये तो शुरू में लग गया था, खत्म हो गई थी बात। अब मेरे को दो के साथ इसको बनाना हो तो कैसे बनाऊंगा, माय फादर वाज एंग्री ही स्टिल टू मैनेज स्माइल दो, ये भी करेक्ट हो जाएगा। लेकिन याद रखने वाली बात यह है कि दो को लास्ट में हम रख सकते हैं, ऑल्दो को नहीं रख सकते। आइए अब बढ़ लेते हैं हमारे दूसरे एग्जांपल की तरफ। दूसरा एग्जांपल है मेरा, एवरीवन एंजॉयड द जर्नी ऑल्दो वी गॉट टायर्ड। अब यहां पर भी क्या बना कि भाई हर किसी ने जर्नी को एंजॉय किया, हालांकि हम थक गए थे, थके हुए थे। तो यहां पर भी ऑल्दो का इस्तेमाल हमने देख लिया, एक फैक्ट को बताने के लिए किया गया है। आइए नेक्स्ट है हमारा, ही वॉज सीरियसली ऑफेंडेड बाय हिज कॉमेंट ही डिड नॉट टॉक बैक दो। अब ये वही वाला एग्जांपल था जो मैंने आपसे कहा कि दो का इस्तेमाल सेंटेंस के लास्ट में भी हो सकता है। अच्छा जब ये लास्ट में होता है ना, तो ये कुछ फीलिंग देता है एनीवेज वाली, एनीवे बोलते हैं ना, एनीवे खैर या भले ही, इस तरह के सेंस में जो जाता है, तो वहां ये दो का इस्तेमाल इस तरह से हो रहा है। इसका क्या मतलब बना, ही वॉज सीरियसली ऑफेंडेड, उसे ऑफेंडेड फील हुआ, मतलब उसे बुरा लगा। क्या, उसके कमेंट से, किसी ने कोई कमेंट किया और उसको बुरा लगा। उसके बाद क्या हुआ, ही डिड नॉट टॉक बैक दो, उसने दोबारा कोई बात नहीं की। अब ये जो यहां पर ये बताया गया ना, ही डिड नॉट टॉक बैक, ये एक फैक्ट था जो मैंने बताया और इसके लिए मैंने क्या लगा दिया, दो लगा दिया। तो ये थे दो और ऑल्दो के बहुत मजेदार इस्तेमाल, जो मुझे लगता है आपको अब कोई भी कंफ्यूजन नहीं कर रहे होंगे। गाइस दो और ऑल्दो का इस्तेमाल तो हमने अच्छे से कर लिया है। अब जिसने दो और ऑल्दो पढ़ लिया ना, उसका इवन दो अपने आप फ्री में ही हो गया। जी हां दोस्तों, दो और ऑल्दो का इस्तेमाल हम तभी तो करते हैं जब हमें कोई फैक्ट बताना हो, उससे पहले हम दो या ऑल्दो लगा देते हैं। मैं आपसे कह रहा हूं, जब उस फैक्ट पे ज्यादा एम्फेसिस करना हो, यानी जोर देना हो, जोर देना, ध्यान से सुने, मैंने वर्ड यूज किया है एम्फेसिस, जोर देना हो, तब आप लगाओगे इवन दो। जोर देना क्या उसको जमा के बोलना हो, नहीं 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 नहीं, मेरा मतलब है उस बात का ज्यादा सिग्निफिकेंस हो, महत्व ज्यादा हो, तब हम लगाएंगे इवन दो। आइए एग्जांपल की मदद से इसको और पक्का करते हैं। एग्जांपल है मेरा, इवन दो ही इज रिच ही लिव्स इन अ स्मॉल हाउस। इसका मतलब हुआ हालांकि वह अमीर है, वह छोटे घर में रहता है, कि स्मॉल हाउस में रहता है। यहां पे मैंने इवन दो इसलिए लगाया क्योंकि ये जो वाला फैक्ट था ना, ही इज रिच, मैंने इस पे ज्यादा जोर दिया है कि बहुत अमीर है भाई, ये बड़ी बात है, यानी इसको मैंने बड़ा दिखाने की कोशिश की है। यहां मैं दो लगा सकता था, हां लगा सकता था। क्या ऑल दो लगा सकता था, हां लगा सकता था, लेकिन मैंने तो इवन दो लगाया। इवन दो इसलिए लगाया क्योंकि ये वाला जो फैक्ट है मेरा, ही इज रिच वाला, वो एक बड़ा फैक्ट है, मैंने उस पर जोर देने की कोशिश की है। तो जैसे ही इवन दो मैंने सुना, मैं समझ गया क्या कि इस फैक्ट पे ज्यादा एम्फेसिस किया गया है। आइए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। इवन दो आई डू नॉट लाइक किड्स आई लव माई स्टूडेंट्स। ये एग्जांपल मेरे लिए है, आपके टीचर के लिए। जी हां दोस्तों, आई डोंट लाइक किड्स, मुझे बच्चे पसंद नहीं है, आई लव माई स्टूडेंट्स, मैं अपने स्टूडेंट से बहुत प्यार करता हूं। तो यहां भी दो कंट्रास्टिंग सिचुएशन थी। कौन सी सिचुएशन, एक तो बच्चे पसंद नहीं करना, ये एक अलग चीज हो गई, और स्टूडेंट से प्यार करना, सेम टाइम पे दो कंट्रास्टिंग सिचुएशन हमने यहां पर देखी थी। अच्छा क्या यहां पे कॉमे के बाद बट लगा दूं, बट लगा देता हूं, ज्यादा अच्छा लगेगा, है ना।
बट लगा देता हूं लेकिन, कि भाई मैं हालांकि बच्चों को पसंद नहीं करता हूं लेकिन मैं अपने स्टूडेंट से प्यार करता हूं। अब ज्यादा सही लग रहा है ना? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, ये गलती मत करना। अगर एरर डिटेक्शन में आ जाए, क्या अगर एरर डिटेक्शन में आपसे पूछ ले भाई यहां पर बट लगा के दे दे, तो आप फौरन ध्यान में रख लेना कि जब भी कॉमा लग के हम अपनी बात शुरू करेंगे, आगे की बात होगी, तो उसके अंदर बट नहीं आएगा, ना कोई और दूसरा कंजंक्शन आएगा। ये बात अपने आप में ही पूरी हो जाती है जब हम इवन दो का इस्तेमाल करते हैं। तो दो, इवन दो और ऑल दो के केस के अंदर आपको याद रखनी छोटी छोटी बातें जो आपसे एरर डिटेक्शन के तौर पर भी पूछे जा सकते हैं, आपसे फिल इन द ब्लैंक्स के ऊपर से भी पूछे जा सकते हैं। तो ये छोटे छोटे फैक्ट हैं जो आपको एग्जाम में बहुत फायदा देने वाले हैं। आइए तीसरा हमारा एग्जांपल उसको भी देख लेते हैं। इवन दो आई हैव वॉश्ड इट सेवरल टाइम्स आई कुड नॉट गेट रिड ऑफ द स्टेन। इसके अंदर ये कहा गया कि मैं इसे कई दफा धो चुका हूं लेकिन जो स्टेन से मैं उससे छुटकारा नहीं पा सका। तो इसके अंदर भी ये वाला जो फैक्ट था मैंने उस पर ज्यादा इस पे एम्फेसिस करने की कोशिश की है, कपड़े धोने वाले केस पे, वो जो वॉश करने वाले पे, इसलिए मैंने यहां पे इवन दो लगा दिया। दो आ सकता था, जी हां आ सकता था, ऑल दो आ सकता था, हां आ सकता था। तो ये हमने देखे, बहुत सारे एग्जांपल तो नहीं थे, थोड़े से ही थे, लेकिन ये काफी थे। मुझे लगता है इवन दो में और ज्यादा आपको बताने की जरूरत नहीं है, आप बहुत ज्यादा समझदार हैं। गाइज अब बात करते हैं हम सो के इस्तेमाल की। सो का हिंदी में मतलब होता है इसलिए, और इसका इस्तेमाल होता है कोई रीजन बताने के लिए। तो जब भी हमें कोई रीजन बताना हो तो हम सो का इस्तेमाल करते हैं। साथ ही साथ हम देयरफॉर का भी इस्तेमाल करते हैं। जी हां, हम रीजन बताने के लिए देयरफॉर का भी इस्तेमाल करते हैं। देयरफॉर भी एक कंजंक्शन की तरह इस्तेमाल की जाती है। लेकिन इन दोनों में एक डिफरेंस भी होता है। वो डिफरेंस क्या होता है? डिफरेंस ये होता है कि जो सो है ना हमारा, सो हमारा ज्यादा इनफॉर्मल है, जबकि देयरफॉर हमारा ज्यादा फॉर्मल है। यानी स्पोकन इंग्लिश की जब मैं बात करूंगा तो सो का ज्यादा इस्तेमाल होता है देयरफॉर के कंपैरिजन में। तो ये तो थे इन दोनों के डिफरेंस की बात। आइए अब कुछ एग्जांपल की मदद से इसको अच्छे से समझते हैं। मेरा पहला एग्जांपल है, ही इज अ वेरी हार्ड वर्किंग गाय सो ही सिक्योर्ड द फर्स्ट पोजीशन इन द क्लास। कि वह बहुत ज्यादा हार्ड वर्किंग व्यक्ति है, हार्ड वर्किंग गाय है, इसलिए उसने प्रथम स्थान या फर्स्ट पोजीशन हासिल की। तो इस सेंटेंस के अंदर मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं कि यहां पर जब मैंने बोला आपसे कि सो और देयरफॉर कॉमन होते हैं, कोई डिफरेंस इतना है नहीं, तो यहां पर देयरफॉर क्यों नहीं आया? क्या यहां पे सो की जगह देयरफॉर आ सकता है? मुझे आप जवाब दीजिए, क्या यहां सो की जगह देयरफॉर आ सकता है? नहीं आ सकता, यहां पे सो ही आएगा। क्यों आएगा सो? उसका जवाब अब मैं आपको बताता हूं, अपनी आंखें बिल्कुल झपकाए बिना देखना। यह वाला सेंटेंस क्या है कि जब सेंटेंस के अंदर दो बातें हों, सेंटेंस के अंदर दो बातें हों और दोनों बातें अपने आप में पूरा मीनिंग दे दें, पूरी बात समझा दें, यानी ही इज अ वेरी हार्ड वर्किंग गाय, ही इज अ वेरी हार्ड वर्किंग गाय, अपने आप में पूरी बात हो गई कि वह एक हार्ड वर्किंग गाय है। दूसरी बात क्या है? ही सिक्योर्ड द फर्स्ट पोजीशन इन द क्लास, कि उसने फर्स्ट पोजीशन हासिल की क्लास के अंदर, ये भी अपने आप में पूरी बात है। यानी मैं सिर्फ इसको लिखूं, ही इज अ वेरी हार्ड वर्किंग गाय, और बाकी का मिटा दूं, तब भी मुझे पूरी बात समझ में आ जाए। ऐसे ही सेकंड सेंटेंस के अंदर ऊपर का सारा मैंने मिटा दिया और मैंने सिर्फ इतना पढ़ा, ही सिक्योर्ड द फर्स्ट पोजीशन इन द क्लास, तब भी मुझे बात समझ में आ रही, हाँ उसने पहली पोजीशन हासिल की। यानी दोनों आपस में इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट क्लॉज जिसे हम कहते हैं। तो जब भी ऐसी सिचुएशन हो कि दो बातें हैं, दोनों अपने आप में पूरा सेंस दे दे, पूरा समझा दे, मीनिंग बता दे, तब लगा देना सो। क्या? तब लगा देना सो। यानी जब भी इंडिपेंडेंट होगा तो हम लगाएंगे सो, लेकिन जब इंडिपेंडेंट ना हो, डिपेंडेंट हो, तब लगाएंगे देयरफॉर। ये कैसे होगा? वो ऐसे होगा जैसे कि मेरा एग्जांपल है, शी इज वेरी मिस्चीवियस। शी इज वेरी मिस्चीवियस एक पूरी बात है, इसका मतलब क्या है कि वह मिस्चीवियस है, शरारती है। आगे क्या है? शी was punished, उसको सजा दी गई। मैं अगर पूरा सेंटेंस हटा दूं यहां तक और मैं सिर्फ इतना पढ़ूं, she was punished, कि उसे सजा दी गई, तो क्या आपको कोई बात समझ में आई कि भाई सजा क्यों दी गई, कब दी गई? कुछ नहीं समझ में आया, इतना समझ में आया कि उसे सजा दी गई। यानी ये डिपेंडेंट है। ये डिपेंडेंट किस पे है? ये डिपेंडेंट इस पे है, शी इज वेरी मिस्चीवियस। तो तब मैं लगा दूंगा देयरफॉर। मुझे उम्मीद है अब आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि ग्रामेटिकली सो और देयरफॉर में क्या डिफरेंस है और कब लगाना है। जनरली कोई डिफरेंस नहीं होता। आइए हमारे दूसरे एग्जांपल जो रह गए उन्हें भी समझते हैं। शी इज वाइज, वह बुद्धिमान है, कोई लड़की है वह बुद्धिमान है। सो शी इज लाइक बाय अदर्स, ऐसे शी इज लाइक बाय अदर्स, ये अपने आप में कंप्लीट है भाई, उसे सबके द्वारा पसंद किया जाता है, इसलिए ही हमने यहां क्या लगा दिया? सो लगा दिया। नेक्स्ट मेरा सेंटेंस है, शी हैज अ वेरी गुड मेमोरी, उसकी बहुत अच्छी याददाश्त है। देयरफॉर शी इज राइट ऑलवेज, कि वह हमेशा राइट होती है, यानी सही होती है।
होती है। तो ये भी था हमारा एक देयरफॉर का इस्तेमाल। तो इस तरह से हमने समझे सो और देयरफॉर के इस्तेमाल। कंफ्यूज हम बिल्कुल नहीं हुए, क्योंकि अब हमें मालूम है कि इसका कॉन्सेप्ट क्या है और इसमें डिफरेंस क्या है। अब एक सो का इस्तेमाल ना दैट के साथ भी होता है, यानी सो के साथ हम दैट लगा देते हैं। सो की हिंदी कहीं ना कहीं एक तो की भी निकलती है और दैट की हिंदी की भी निकलती है, तो दोनों को मिला के क्या बन गया, तो की तो नहीं, ताकि जरूर हो जाता है। जी हाँ, इसको ऐसे याद रखना आप। सो दैट क्या बन गया, ताकि बन गया, तो की से ताकि बन गया। अब ताकि रे ताकि, आगे एग्जांपल हमारा ये रहा। इसका मीनिंग क्या होगा, जो ताकि की हिंदी निकलती है ना वही होती है, इसमें ज्यादा समझने वाली बात नहीं है। ही वर्कड हार्ड, उसने मेहनत की, सो दैट ही मे गेट गुड मार्क्स, ताकि वह अच्छे नंबर ला सके। यानी कोई काम किया गया ताकि, किस वजह से किया गया, इस वजह से किया गया भाई कि उसे अच्छे नंबर लाने थे। नेक्स्ट है मेरा ही लर्न टेंसेस। अरे टेंसेस से याद आया, हमने भी तो 2 घंटे की वीडियो बना रखी है सिर्फ और सिर्फ आपके लिए, ताकि रातों रात आप टेंसेस को सीख के अपनी इंग्लिश इंप्रूव कर सकें। तो ही लर्न टेंसेस सो दैट ही मे स्पीक इंग्लिश, उसने टेंसेस को सीखा ताकि उसकी इंग्लिश अच्छी हो सके। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट इफ वर्सेस वेदर। इफ का कहां करना है इस्तेमाल, वेदर का कहां करना है हमें इस्तेमाल। जब मैं इफ की बात करता हूं तो इसकी हिंदी तो होती है अगर, कि या मानो के सेंस में, और इसका इस्तेमाल हमें करना है कोई भी कंडीशन दिखाने के लिए। जहां भी कोई कंडीशन रखनी होगी ना तो उससे पहले रख देना बस इफ। अब जैसे कि एग्जांपल है मेरा, इफ यू मीट मी आई विल हेल्प यू, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, लेकिन कब, कौन सी हालत में, कंडीशन क्या होगी, इफ यू मीट मी, अगर आप मुझसे मिलते हो। अब इसमें मुझे ज्यादा कुछ बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप जानते हो इफ का मतलब अगर ही होता है, तो ये तो कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं थी। कंफ्यूजन तब होती है जब इफ और वेदर में हमें चूज करना पड़ता है। तब क्या करना है, तब ये करना है कि वेदर का इस्तेमाल आप तब करोगे जब 2 अल्टरनेटिव्स आर पॉसिबल होंगे। जब 2 अल्टरनेटिव, या तो ये 2 बातें होंगी, तब हम करेंगे वेदर का इस्तेमाल। जहां सिर्फ एक ही कंडीशन रखनी होगी वहां कर देना इफ का इस्तेमाल। अच्छा, इसके प्रोनाउंसिएशन से मत घबराना, ये वेदर बिल्कुल मौसम वाले वेदर का ही प्रोनाउंसिएशन है, तो वेदर में कोई डिफरेंस नहीं, लेकिन स्पेलिंग ध्यान से देख लेना। आइए अब देखते हैं इसका क्या इस्तेमाल है वेदर का। आई हैव टू डिसाइड whether I should call your parents। अब आप पढ़ नहीं रहे हो, मुझे आप पे गुस्सा आ रहा है। मैंने आपसे क्या कहा कि मुझे सोचना पड़ेगा, मुझे डिसाइड करना पड़ेगा कि मैं आपके पेरेंट्स को बुलाऊं या नहीं। तो यहां पर भी 2 अल्टरनेटिव्स आप पॉसिबल थे। क्या थे 2 अल्टरनेटिव्स? कि भाई या तो मैं उन्हें कॉल करूं या ना करूं। तो यही यहां पर जब मैंने 2 अल्टरनेटिव्स को देखा तो मैंने वेदर का इस्तेमाल यहां पर कर दिया। तो ये था इफ और वेदर का इस्तेमाल इंटरचेंजेबली यूज हो सकते हैं, और कब यूज नहीं करना इंटरचेंजेबली वो मैंने आपको बता दिया है। अब बात कर लेते हैं लेस्ट के इस्तेमाल की। लेस्ट जिसकी हिंदी होती है कहीं, और उसका इस्तेमाल होता है फॉर फियर दैट, यानी किसी चीज के डर को दिखाने के लिए। जैसे आप भी तो करते हो कि भाई ध्यान से चलो, कहीं गिर ना जाओ, तो ये जो कहीं आ जाता है ना, वहां हम लगा देते हैं लेस्ट कंजंक्शन। अब एग्जांपल क्या है, जैसे कि हमारा शी डिडंट डेयर टू लीव द होटल लेस्ट शी शुड बी रिकॉग्नाइज्ड, कि उसकी हिम्मत नहीं हुई होटल को छोड़ने की, क्योंकि उसे डर था कि कहीं उसे कोई पहचान ना ले। अब यहां पर सर एक बात बताओ कि ये जो शुड है, यहां शुड क्यों आया? शुड से तो हिंदी कुछ और बन गई। अरे शुड इसलिए आया कि उसकी जो कैलकुलेशन थी वो ये कह रही थी कि उसे पहचाना जाना चाहिए अगर वह बाहर निकली। तो ये सेंटेंस गया सेंस के ऊपर, क्योंकि इंग्लिश पूरी डिपेंड होती है सेंस के ऊपर, तो यहां इसलिए शुड का इस्तेमाल हुआ है। नेक्स्ट सेंटेंस है मेरा, दे फियर्ड टू स्पेयर हर लेस्ट शी शुड रिपोर्ट द मैटर टू द किंग, कि उन्हें ना उसे छोड़ते हुए, कोई लड़की थी उसे छोड़ते हुए वो डर गए। क्यों डर गए? क्योंकि उनका डर था लेस्ट कि कहीं क्या, कि शी शुड रिपोर्ट द मैटर टू द किंग, कि वो किंग को मैटर ना बता दे, तो ये डर था उनका। तो यहां भी हमने क्या देखा कि लेस्ट का इस्तेमाल किया गया है डर को बताने के लिए। नेक्स्ट एग्जांपल है मेरा, दे फ्लेड द कंट्री लेस्ट दे बी कैप्चर्ड। अब फ्लेड होता है छोड़ के भाग जाना, कंट्री छोड़ के ना, अपनी ही कंट्री छोड़ के भाग जाने को बोलते हैं फ्लेड। फ्लेड सेकंड फॉर्म है फ्ली की। तो दे बी कैप्चर्ड, कि भाई उन्हें डर था कि कहीं वो पकड़े ना जाएं, इसलिए उन्होंने क्या किया, कंट्री छोड़ के वह भाग गया। अब जब कंट्री छोड़ने की बात आती है, भागने की बात आती है, तो मुझे लगता है कि आप लोगों को बहुत अच्छे से पता ही होगा कि कितने लोग हमारी कंट्री छोड़ के भाग के गए हैं। तो ये एग्जांपल उनके लिए था। तो आइए दोस्तों बढ़ते हैं हम अपने और कंजंक्शंस की तरफ। गाइस अब बात करते हैं येट के इस्तेमाल की। येट एक एडवर्ब होता है और एज एन एडवर्ब ज्यादा यूज होता है, लेकिन एज अ कंजंक्शन इसके क्या क्या यूजेज होते हैं वो हम देखने वाले हैं। तो इसका इस्तेमाल होता है इन स्पाइट ऑफ दैट के सेंस में, जिसमें हम हिंदी में बोल सकते हैं
तो भी के सेंस जब भी आएगा ना आप येट लगाओगे। एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल है हमारा रवि स्लो। रवि स्लो है मतलब काम करने में ना स्लो है, येट तो भी स्लो होने के बावजूद भी क्या है वे स्टेडी इन हिज वर्क, क्या अपने वर्क में स्टेडी है। स्टेडी का मतलब होता है कंसिस्टेंट, धीरे धीरे चलने वाला, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा द वेदर इज कोल्ड, मौसम ना बहुत ठंडा है, बर्फ पड़ रही है, येट तो भी क्या हुआ, वी हैड अ ग्रेट टाइम, हमने बहुत अच्छा समय गुजारा। नेक्स्ट एग्जांपल, योर एडवाइस सीम्स स्ट्रेंज येट आई बिलीव यू आर राइट, आपकी जो एडवाइस है, आपकी जो सलाह है वो मुझे अजीब लगती है, तो भी मैं मानता हूं कि आप सही हो। मतलब अजीब लगती है फिर भी क्या हो गया, इन स्पाइट ऑफ दैट को पुट करके देखो यहां पर, फिर देखो क्या समझ में आया। तो बना योर एडवाइस सीम स्ट्रेंज इन स्पाइट ऑफ दैट आई बिलीव यू आर राइट, उसके बावजूद भी मुझे लगता है कि आप सही हो। तो जब भी इस तरह की सिचुएशन बनेगी तो आप लगा देंगे येट। आइए अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट कंजंक्शन। नेक्स्ट कंजंक्शन है मेरा अनलेस। अनलेस का हिंदी मीनिंग क्या होता है वो पहले समझ लेते हैं। हिंदी मीनिंग होगा यदि, नहीं, बिना या जब तक। ये तो होगा इसके हिंदी मीनिंग के मतलब। और इस्तेमाल कैसे होता है, इफ नॉट एक्सेप्ट व्हेन। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर ये ना हुआ तो, यानी कोई काम होगा इसके अंदर, याद रखिए इसके अंदर कोई काम होगा और कहा जाएगा कि भाई अगर ये काम ना हुआ ना तब होगा, आगे की बात आगे चप चलेगी। इट इज एक्शन ओरिएंटेड, मेन बात ये है एक्शन ओरिएंटेड। अब ये सब जो बातें मैंने आपको बताई वो एग्जाम्पल से अच्छे से समझेंगे। क्या, यू विल फेल, आप फेल हो जाओगे, अनलेस, अनलेस ये आ गया ना, वही तो मैं कहना चाह रहा था आपसे कि इफ नॉट, अगर ऐसा नहीं होगा, कौन सा काम नहीं होगा, आप फेल हो जाओगे। अगर कौन सा काम नहीं होगा, कौन सा काम नहीं होगा, यू वर्क हार्ड, अगर आप मेहनत नहीं करोगे, मेहनत करने का काम नहीं करोगे तो आप फेल हो जाओगे। तो यहां मेहनत करना एक काम हुआ, यानी एक एक्शन हुआ। तो एक्शन अगर नहीं होता, एक्शन अगर नहीं होता तो आप फेल हो जाओगे। नेक्स्ट है मेरा, दे वुड हैव शॉट हिम अनलेस ही हैड गिवन देम द मनी। वे जो लोग थे ना जिन्होंने उसे किडनैप किया था, वो उसे शॉट कर चुके हुए थे होते, यानी गोली मार दिया होता उन्होंने। अनलेस, अनलेस आ गया ना, अनलेस समझते ही अगर कोई काम ना हुआ होता, दिमाग में ये घंटी बजनी चाहिए कि कोई काम ना हुआ होता। कौन सा काम ना हुआ होता भाई, अगर उसने उसको पैसे ना दिए होते ना तो वो उसको गोली मार देते। नेक्स्ट एग्जांपल है मेरा, यू विल बी सिक, आप सिक हो जाओगे यानी बीमार हो जाओगे। अनलेस, अनलेस यहां क्यों आया, अनलेस ऐसी सिचुएशन को बताने के लिए आया, ऐसे काम को बताने के लिए आया कि अगर वो आप नहीं करोगे। कौन सा काम नहीं करोगे, अनलेस को भूल जाओ, काम देखो, यू स्टॉप ईटिंग, अगर आप नहीं खाना रोकोगे ना, खाते रहोगे खाते रहोगे खाते रहोगे तो आप बीमार हो जाओगे। तो अनलेस का यहां हमने देखा कि कभी भी जब मुझे कोई एक्शन बताना हो, कोई काम बताना हो और मुझे कहना हो कि अगर आप ये काम नहीं करोगे ना तो दूसरा काम हो जाएगा आपके साथ, तो अब हम लगा देंगे अनलेस। अनलेस के एग्जाम्पल हमने देख लिए, बहुत ही सिंपल था। आइए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट कंजंक्शंस की तरफ। माय डियर स्टूडेंट्स, अब बात आती है कुछ कॉमन कंजंक्शंस की, जिनमें सबसे पहले नाम आता है बट का। जैसे कि बट के बारे में आप जानते ही होंगे कि बट का मीनिंग हिंदी में तो होता है लेकिन। लेकिन के अलावा आपको क्या इसका कोई और मीनिंग पता है? नहीं पता था, लेकिन अब पता चल गया है। जी हां, लेकिन के अलावा इसका एक और मीनिंग होता है, वो होता है सिवा के सेंस में। सिवा यानी एक्सेप्ट, यानी इसको छोड़कर। तो छोड़ने के केस में भी हम बट का इस्तेमाल करते हैं। अच्छा सर कहां करें? अरे कहीं भी नहीं, जहां एक्सेप्ट लगाना चाहते हो ना वहां बट भी लगा सकते हो। बस याद रहे कि उसमें एवरीथिंग, नथिंग, ऑल इस तरह के वर्ड्स का इस्तेमाल होना चाहिए। कैसे? आइए एग्जांपल की मदद से देख लेते हैं। पहले एग्जांपल तो नॉर्मल सही है, ही इज पुअर बट हैप्पी, वह गरीब है लेकिन खुश है। नेक्स्ट है मेरा एवरीवन बट आरोही हैज कम। ये है ना कुछ मजेदार मसाले वाला हमारा सेंटेंस, क्या कि एवरीवन हर कोई एक्सेप्ट आरोही को छोड़कर सब आए थे, सब आए हैं, हैज कम आ चुके हैं। तो आरोही नहीं आई, तो यहां पर भी बट ने क्या सेंस दिया? एक्सेप्ट का सेंस दिया। एग्जाम में पूछा जाएगा आपसे, हाँ एग्जाम में पूछा जाएगा दोस्तों, आपसे कहा जाएगा कि बताइए यहां पर कौन सा फिल करना है फिलर्स के अंदर। आप सोचते रह जाओगे कि यार बट का मतलब तो लेकिन होता है, अब एक्सेप्ट कहां से लग रहा है? तो एक्सेप्ट भी होता है, तो आप वहां बट लगाना, ठीक है। आइए नेक्स्ट है मेरा आई लाइक एवरीथिंग बट कॉफी, मुझे सब कुछ पसंद है कॉफी को छोड़कर। सच्ची बात है। नेक्स्ट है आई मेट एवरीवन बट यू, मैं सबसे मिला तुम्हें छोड़कर। तो इन केसेस के अंदर हमने देखा किस तरह से बट का इस्तेमाल हुआ था एक्सेप्ट के केस में, एक्सेप्ट के सेंस में। बट का नॉर्मल आपको मालूम ही है, जहां भी लेकिन बोलना हुआ
बट लगा दो। तो मैं ज्यादा इसके उसमें नहीं जाऊंगा टेक्निकल पॉइंट में, क्योंकि इसमें इतना कुछ है नहीं, आप अच्छे से जानते हो, समझते हो। अब आते हैं हम सिंस के केस के अंदर। सिंस का इस्तेमाल सोचते ही हमें टाइम याद आ जाता है कि भाई टाइम को दिखाने के लिए सिंस का इस्तेमाल होता है, लेकिन याद रहे वो प्रेपोजिशन की तरह होता है। अभी हम देख रहे हैं कंजंक्शन की तरह सिंस का कैसे इस्तेमाल होता है। कंजंक्शन की तरह ना सिंस का इस्तेमाल बिल्कुल वैसे ही होता है जैसे हमने एज के केस में देखा था। एज में हमने देखा था कि एज का इस्तेमाल वजह बताने के लिए भी होता है, ऐसे ही सिंस का इस्तेमाल भी एक रीजन बताने के लिए होता है। अच्छा सर, तो फिर एज में क्या फर्क है और सिंस में क्या फर्क है? कोई फर्क नहीं है, दोनों जुड़वा भाई हैं। जी हां, दोनों जुड़वा भाइयों की तरह काम करेंगे। आप एज जैसे लगाने वाले थे ना वजह बताने के लिए, सेम टू सेम सिंस भी लगा सकते हो। जी हां, वही वाली कंडीशन आ जाएगी कि सिंस तब लगाओगे जब जो आप रीजन बताओ ना वो ज्यादा मैटर ना करता हो, उस रीजन की वजह से जो काम हुआ वो मैटर करता हो। यही वाला रूल इसमें भी अप्लाई होगा। एग्जाम्पल देखते हैं। सिंस आई वॉज पुअर आई कुड नॉट बाय अ न्यू कार। क्योंकि मैं गरीब था। ये इंपॉर्टेंट नहीं कि तुम गरीब थे, असल बात पे आओ ना। असल बात क्या है? असल बात है आई कुडंट बाय अ न्यू कार, मैं एक नई कार नहीं खरीद सका। नेक्स्ट है सिंस आई वॉज टायर्ड आई टुक सम रेस्ट। क्योंकि मैं थका हुआ था इसलिए मैंने आराम किया। अब एक बात बताओ, सिंस यहां पर क्या ये बताने के लिए कि भाई वजह बतानी इंपॉर्टेंट थी कि भाई टायर थे तुम, क्या थे? नहीं, मेन बात ये थी कि मैंने आराम किया, आई टुक सम रेस्ट। तो ये सिंस का एक इस्तेमाल था, मुझे लगा आपको बता देना चाहिए ताकि आप कहीं फंसे ना। तो अब बढ़ते हैं हम हमारे ईदर और नीदर नॉर के इस्तेमाल के बारे में। जैसे कि आपने सुना ही होगा कि ईदर और का इस्तेमाल किया जाता है या तो के सेंस में कि दो चीजें हैं और आप कहना चाहते हो कि या तो ये सही है और या तो ये सही है, ठीक है ना, या तो ये होगा या तो वो होगा। तो ऐसे बोलते हो ना, बिल्कुल ठीक इसी तरह, हाँ बिल्कुल ठीक इसी तरह आप ईदर और का इस्तेमाल करोगे। ऐसे ही अगर नेगेटिव में कहना हो ना तो ये ना तो ये, तो तब हम लगाते हैं नीदर नॉर। एग्जाम्पल की मदद से इसको अच्छे से करते हैं। पहला है मेरा यू कैन ईदर कॉल मी एट ऑफिस और होम। तो यहां पर भी ये जो ईदर लगा और लगा, इसने दो बातों को बताया कि आप मुझे कॉल कर सकते हो। कहां कहां? या तो मेरे घर पे कर लो या मेरे ऑफिस पे कर लो। तो ऐसा ही तो कहना चाहिए, दो बातें बताई, दो आपको ऑप्शन दिए यहां पर। आइए नेक्स्ट सेंटेंस क्या है। ईदर मम्मी और डैड विल कम टू रिसीव यू। या तो मम्मी आ जाएंगी या डैड आ जाएंगे आपको रिसीव करने के लिए। सर, क्या ईदर और या नीदर नॉर सेंटेंस के शुरू में भी आ सकते हैं? बिल्कुल आ सकते हैं, कोई गलत बात नहीं है। आप इनको सेंटेंस के शुरू में भी लगा सकते हैं और सेंटेंस बना सकते हैं। अच्छा, अब मैं आपको एक ऐसी बात बताने जा रहा हूं जो आपको एग्जाम में बहुत हेल्प करने वाली है। दोस्तों, इनके टॉपिक्स पे ईदर और नीदर नॉर पे ना एग्जाम में आपसे एक एरर डिटेक्शन का क्वेश्चन पूछेगा। आपसे कहेगा बताओ इसमें गलती क्या है, और आपको लग रहा होगा सब कुछ तो सही है, गलत कहां है। मैं वो गलती आपको अभी बता रहा हूं, तो आपको वो गलती समझनी कि वो गलती क्या होगी। इसमें ये एक रूल है, कॉन्सेप्ट है कि जब भी आप ईदर और या नीदर नॉर लगाते हो ना, और या नॉर का जब इस्तेमाल करते हो, इस और का और इस नॉर का जब इस्तेमाल करते हो, तो जो आपके पास सब्जेक्ट होते हैं, सब्जेक्ट मतलब जैसे मम्मी और डैड थे ना यहां पे, ये सब्जेक्ट, जैसे यहां पर प्रिया है और जॉन है, तो ये सब्जेक्ट हुए कि नहीं? तो ये सब्जेक्ट अगर सिंगुलर हो, ये सब्जेक्ट अगर दोनों सिंगुलर हो, तो वर्ब जो आएगी वो भी सिंगुलर होगी। कितना प्यारा कॉन्सेप्ट बताया सर आपने। जी हां, इतना ही मजा मुझे भी आ रहा है जितना आपको आ रहा है कि जब दोनों सब्जेक्ट हमारे सिंगुलर होंगे तो हमारी वर्ब भी सिंगुलर होगी। अच्छा सर, एक बात बताओ, अगर इन दोनों हमारे जो नंबर है सब्जेक्ट के वो सिंगुलर ना हो, एक प्लूरल हो दूसरा सिंगुलर हो, फिर क्या होगा? फिर यह होगा कि आपका जो प्लूरल सब्जेक्ट है, दूसरा कॉन्सेप्ट समझो कि जब हमारे जो सब्जेक्ट्स हैं उनमें एक सिंगुलर है एक प्लूरल है, तब क्या होगा? तब यह होगा जो प्लूरल हमारा सब्जेक्ट है ना, वो सबसे लास्ट में आएगा। लास्ट में मतलब सिंगुलर के जो सब्जेक्ट है उसके बाद आएगा, और जो वर्ब होगी ना उस प्लूरल वाले के अकॉर्डिंग होगी। सर, एग्जाम्पल के साथ इसको अच्छे से समझाइए। आइए एग्जाम्पल समझते हैं। ये वाला सेंटेंस देखो जरा। ईदर प्रिया और जॉन वॉज प्रेजेंट। ओहो सर, यहां वर नहीं आ सकता क्या? WERE वर नहीं आएगी यहां पर हेल्पिंग वर्ब। ना सर, वर नहीं आएगा यहां पे, क्योंकि हमने यही तो कॉन्सेप्ट पढ़ा, दोनों सब्जेक्ट मेरे सिंगुलर थे तो मेरी वर्ब भी क्या हो गई? सिंगुलर हो गई। तो सेंटेंस बन गया ईदर प्रिया और जॉन वॉज प्रेजेंट।
तो ये हमारा पूरा सेंटेंस हुआ। अच्छा सर, अब वाला एग्जांपल दो कॉन्सेप्ट का। कौन सा वाला? अरे सर वही वाला जिसमें आपने बताया कि जब सब्जेक्ट जो हो हमारे उनमें एक सिंगुलर है एक प्लूरल हो तब क्या होगा। देख लो, आओ मेरे साथ। जैसे ये वाला सेंटेंस है, नीदर ही नॉर आई। यहां पर भी दो अलग अलग तरह के सब्जेक्ट हैं और हमने यहां पर आई को रखा। आई के साथ क्या लगना चाहिए था? हैव लगना चाहिए था, इसलिए हमने यहां पर हैव लगा दिया। इसका मीनिंग क्या बना वैसे? नीदर ही नॉर आई हैव मनी टू बाय आईफोन। ना तो मेरे पास, ना ही के लिए तो इस्तेमाल करते हैं हम नीदर नॉर, ना तो मैं और ना ही तुम्हारे पास पैसे हैं आईफोन खरीदने के लिए। सर ये है आईफोन, आपको अच्छा सा दिख ही रहा होगा, ये मेरा आईफोन है, इस तरह से ये आईफोन है, ठीक है। तो इस आईफोन को खरीदने के लिए ना तो मेरे पास और ना ही उसके पास पैसे हैं, ठीक है। और एग्जांपल इसके देख लेते हैं। रवि इज नीदर गुड इन स्टडीज नॉर इन स्पोर्ट्स, कि रवि ना तो पढ़ाई में अच्छा है ना स्पोर्ट्स में अच्छा है। तो रवि किस में अच्छा है? वो किसी में अच्छा नहीं है। तो दोस्तों ये थे ईदर और नीदर नॉर के बहुत ही मजेदार से कॉन्सेप्ट जो आपको एग्जाम में मार्क्स दिलाएंगे, स्पोकन में आपको फ्लुएंट बनाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू कॉन्ग्रेचुलेट यू कि आपने इतनी कामयाबी के साथ इस वीडियो को यहां तक लेके आए और कंजंक्शंस को अच्छे से सीख भी चुके हो। अब मैं आपको स्पोकन के पॉइंट ऑफ व्यू से एक और कंजंक्शन बताने जा रहा हूं। ये आपको बताता चलूं कि ये हमारे वीडियो का लास्ट फेज है, इसके बाद हमारी वीडियो कंक्लूड हो जाएगी। इसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं नॉट ओनली और बट ऑल्सो। इनका इस्तेमाल कहां होता है? बहुत प्यारा इस्तेमाल होता है। हिंदी तो होती है ना ही केवल या लेकिन भी की। जैसे आप कहना चाहते हो कि वो इंसान सिर्फ ये ही नहीं है बल्कि ये भी है, कहते हो ना। जैसे मैं आपको कहूं कि आप एक अच्छे स्टूडेंट ही नहीं हो बल्कि एक अच्छे इंसान भी हो, या मैं अक्षय कुमार को कहूं कि अक्षय कुमार एक अच्छा एक्टर ही नहीं है बल्कि वो एक पैट्रियोटिक भी है। पैट्रियोटिक मतलब देशभक्त भी है। तो मैं उसकी इंग्लिश क्या बनाऊंगा? अक्षय कुमार इज नॉट ओनली अ गुड एक्टर बट ऑल्सो अ पैट्रियोटिक। तो ये पूरा सेंटेंस जो बोला मैंने, तो बोलने में बड़ा इंप्रेसिव लगा और ऐसा लगा पता नहीं मैंने कितनी अच्छी इंग्लिश बोल दी। तो दोस्तों आज से बिल्कुल अभी से आप भी ये सेंटेंसेस अपनी लाइफ में इस्तेमाल करने वाले हो। अब एक इंपॉर्टेंट बात जो आपको इस इस्तेमाल से रिलेटेड बता देता हूं। इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब भी आप नॉट ओनली बट ऑल्सो लगाएं तो उसमें कॉमे का यूज नहीं होगा और साथ ही जो टेंसेस यूज हो रहा होगा ना, जो भी टेंस यूज हो रहा होगा वो सेम रहेगा। ये नहीं होगा कि पहला टेंस कुछ और दूसरा टेंस कुछ और। यहां पे नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। आइए अब कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे शी इज नॉट ओनली अ गुड स्टूडेंट बट ऑल्सो अ गुड क्रिकेटर। वो एक अच्छी स्टूडेंट ही नहीं है लेकिन वह क्रिकेटर भी है, मतलब एक अच्छी क्रिकेटर भी है। नेक्स्ट है हमारा रवि नॉट ओनली ईट्स कैरेट बट ऑल्सो कैबेज। ये रवि भाई के बारे में बात हो रही है क्या कि वह सिर्फ कैरेट ही नहीं खाते हैं बल्कि कैबेज यानी गोभी भी खाते हैं। तो इस तरह से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगला हमारा कंजंक्शन है आफ्टर। आफ्टर के हिंदी ही क्या होती है? के बाद। आपने सुना भी होगा, आप इतने इंटेलिजेंट हो, इतना तो मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आपको इसके बारे में पता होगा। आफ्टर एक प्रेपोजिशन भी होती है और एक कंजंक्शन भी। कंजंक्शन की तरह कैसे इस्तेमाल होगा? आफ्टर ही फिनिश्ड हिज स्टडीज ही वेंट टू अमेरिका। कंजंक्शन का काम ही क्या होता है? जोड़ने का। देखो ये सेंटेंस था ही फिनिश्ड हिज स्टडीज ही वेंट टू अमेरिका। दो तरह के सेंटेंस थे, दो तरह की बातें थी, उनको आफ्टर ने जोड़ दिया, उनमें कनेक्शन बिठा दिया कि ही फिनिश्ड हिज स्टडीज, उसने अपनी स्टडीज फिनिश करी, ही वेंट टू अमेरिका, वह अमेरिका गया। तो आफ्टर जैसे ही लगा मुझे समझ में आ गया कि आफ्टर फिनिशिंग स्टडीज के फिनिशिंग करने के बाद वह अमेरिका गया। दोनों बातों में अब तालमेल बैठ गया। नेक्स्ट है मेरा शी हैड द ब्रेकफास्ट आफ्टर द मैच फिनिश। यहां पर भी वही सेंटेंस था, वही बात थी कि आफ्टर ने आपस में रिलेशन जोड़ दिया कि उसने ब्रेकफास्ट किया कब? मैच खत्म होने के बाद उसने ब्रेकफास्ट कर लिया। अब बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट कंजंक्शन की तरफ। नेक्स्ट क्या है भाई हमारा? नेक्स्ट है हमारा एज लॉन्ग एज। बहुत ही प्यारा इस्तेमाल होता है एज लॉन्ग एज का। एज लॉन्ग एज का एक इस्तेमाल तो होता है ड्यूरेशन को बताने के लिए, यानी टाइमिंग को बताने के लिए कि भाई मैं इस दौरान इतने लंबे समय तक ये काम करूंगा। और दूसरा इस्तेमाल क्या होता है? कंडीशन को बताने के लिए। कंडीशन यहां बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कंडीशन मतलब जैसे कि इफ का इस्तेमाल होता है ना, बिल्कुल सेम टू सेम इफ की जगह एज लॉन्ग एज लग जाता है। आइए एग्जांपल की मदद से देखते हैं। यू विल गेट द सक्सेस एज लॉन्ग एज यू वर्क हार्ड। ये कहना चाहता है कि आपको सक्सेस मिलेगी, आप सक्सेस पाओगे एज लॉन्ग एज, यानी कंडीशन रख दी कि शर्त ये है, यहां पे शर्त ये है अगर
यू वर्क हार्ड, आप क्या करो, मेहनत करते हो। अगर आप मेहनत करते हो तो आपको जब तक वो आपको कामयाबी मिलेगी। तो यहां भी एज लॉन्ग एज का मीनिंग वैसे तो ये निकल रहा है कि जब तक आप मेहनत करोगे, लेकिन यहां सेंस जा रहा है कंडीशन का, एक शर्त है कि आपको मेहनत करते रहना होगा। और अब देख लेते हैं कि भाई ड्यूरेशन को कैसे दिखाता है। कैसे दिखाएगा ड्यूरेशन को? नॉर्मल, आई विल रिमेंबर दिस डे एज लॉन्ग एज आई लिव। मैं भी इस दिन को बहुत हमेशा जिंदगी भर तक याद रखूंगा, मरते दम तक याद रखूंगा। क्यों? क्योंकि हम कंजंक्शन की एक वीडियो एक साथ बना रहे हैं और इसके लिए बहुत हिम्मत चाहिए थी और मेहनत चाहिए थी, जो हमने आपके लिए की है। तो मुझे उम्मीद है कि आप हमारी इस मेहनत को कामयाब करोगे। तो ये सेंटेंस तो आप समझ ही गए हैं कि आई विल रिमेंबर दिस डे एज लॉन्ग एज आई लिव, कि वो ड्यूरेशन बताना चाहता है कि भाई जब तक मैं जीऊंगा, जब तक मेरी जीवन है, मेरी जिंदगी है, मैं ये दिन याद रखूंगा। तो यहां ये इस तरह से हमने ड्यूरेशन के केस में भी देख लिया एज लॉन्ग एज का इस्तेमाल। आइए अब नेक्स्ट देख लेते हैं, प्रोवाइडेड दैट। हिंदी होती है बशर्ते के। बशर्ते का मतलब होता है शर्त के साथ, यानी कोई शर्त होगी। जब भी कोई शर्त होगी और आगे कोई सेंटेंस जोड़ देगा तो हम समझ जाएंगे कि भाई वो क्या कहना चाहता है। कोई कंडीशन रखने के लिए ही होता है। एग्जांपल, विल पे यू प्रोवाइडेड दैट यू प्रोड्यूस हाई क्वालिटी प्रोडक्ट। भाई यू तो लिख देते हैं, यू प्रोड्यूस हाई क्वालिटी प्रोडक्ट। हम आपको पे करेंगे, आपको पेमेंट करेंगे। शर्त यह है कि, जैसे कि आपने हिंदी सॉन्ग भी सुना होगा, फूल बन जाऊंगा शर्त ये है मगर, इस तरह से ही कि भाई मैं फूल बन जाऊंगा लेकिन शर्त ये है कि, और आगे शर्त, ठीक है। तो यही वाला भी सीन है कि विल पे यू, हम आपको पे करेंगे। शर्त क्या? प्रोवाइडेड दैट यू प्रोड्यूस हाई क्वालिटी प्रोडक्ट, के आप हाई क्वालिटी के प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करें, यानी अच्छी गुणवत्ता के प्रोड्यूस आपको या प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करने। नेक्स्ट है मेरा, यू विल गेट द सक्सेस। सक्सेस मिलेगी आपको। शर्त क्या होगी? प्रोवाइडेड दैट यू वर्क हार्ड, आप मेहनत करते हो। बहुत अच्छी बात है, हमने आपने मिलकर मेहनत की तो कंजंक्शन के आज चैंपियन हो गए कि नहीं हो गए? बिल्कुल, रातों रात आज हमारी इंग्लिश अच्छी हुई है। आइए नेक्स्ट एग्जांपल क्या है? एग्जांपल तो नेक्स्ट नहीं है सर, नेक्स्ट हमारा कंजंक्शन आ गया देन। THAN, देन का इस्तेमाल क्या आपको आता नहीं? अरे इतने समझदार हो, इतना कुछ पढ़ चुके हो, फिर भी बता देता हूं। देन का इस्तेमाल होता है कंपैरिजन करने के लिए। कंपैरिजन कैसे? जैसे मैं कहूं कि वह उससे लंबा है। अब कोई भी होगा, दो व्यक्तियों में मैं कंपैरिजन कर रहा हूं, जैसे राम शाम से लंबा है, या तुम ना अदनान सामी से भी मोटे हो, तुम अदनान सामी से मोटे हो। तो इस तरह से, तो जब भी हम किसी की कंपैरिजन करते हैं तो हम क्या लगा देते हैं? हम देन से लगा के उसका इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल, यू आर टॉलर देन कुतुब मीनार, आप कुतुब मीनार से लंबे हो, ठीक है। तो इस तरह के सेंटेंस में हम देन का इस्तेमाल करते हैं। बहुत नॉर्मल से सेंटेंसेस हम इस देखते हैं, डेली लाइफ में भी आते हैं। अब एक और कंजंक्शन है, बहुत ही मुश्किल कंजंक्शन, बहुत ही मुश्किल कंजंक्शन। आपके कानों से धुएं निकलेंगे, अब बड़े परेशान हो जाओगे, कहीं बचने का सहारा नहीं मिलेगा। आपका कंजंक्शन अब जो है हम पढ़ेंगे वो है हमारा एंड। हाँ, एंड हमारा कंजंक्शन है एंड, AND, एंड। आंखें फटी की फटी रह गई ना, अब कुछ नहीं समझ में आ रहा ना, दिमाग का दही हो गया। एंड का इस्तेमाल क्या होता है मैं नहीं बताऊंगा, अब आप मुझे बताओगे एंड का इस्तेमाल क्या होता है। दोस्तों, एंड का कोई इस्तेमाल नहीं होता, और यानी कोई भी चीज जोड़ने के लिए हम एंड का इस्तेमाल करते हैं। ये तो बहुत ही प्यारा कंजंक्शन होता है। इसके इस्तेमाल को देखते ही हमारे को कंजंक्शन का कॉन्सेप्ट समझ में आ जाता है। तो इससे अच्छा तो हमारा कोई कंजंक्शन होता ही नहीं। अब बात कर लेते हैं टिल और अनटिल के इस्तेमाल के बारे में। सर सबसे पहले ये बात बताओ कि इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है। तो मैं आपका ये बोझ और ये टेंशन खत्म कर देता हूं ये कहते हुए कि टिल इनफॉर्मल होता है और अनटिल फॉर्मल होता है। और दिमाग लगाओ ना, टिल और अनटिल में फर्क क्या होता है? अन नहीं बोलते, यानी जब हम थोड़ा ऐसे ही बोल जाते हैं ना, आधा अन खा लेते हैं, उसे टिल बोल देते हैं, यही तो करते हैं। तो दिमाग लगाओ, कॉमन सेंस है क्या कि टिल होता है इनफॉर्मल, यानी अपने दोस्तों में नॉर्मल ऐसे रेगुलर बोलने में इस्तेमाल होता है, जबकि अनटिल का इस्तेमाल फॉर्मल मैनर में होता है। अच्छा ये तो बता दो सर कि अनटिल का इस्तेमाल होता कहां पर है? इसका इस्तेमाल कहां होता है बताता हूं। इसका इस्तेमाल होता है जब तक, यानी कोई टाइम को दिखाने के लिए कि कोई काम कब तक हुआ है, उसका जवाब जो होगा वो अनटिल के बाद होगा। जैसे कि एग्जांपल है मेरा, वी प्लेड क्रिकेट अंटिल इवनिंग। हमने क्रिकेट खेला, कब तक खेला? शाम तक खेला, बस इतनी सी बात है। तो हमने क्या लगा दिया? अनटिल लगा दिया। ऐसे एक और टाइमिंग बताई, लेट्स वेट हियर टिल द रेन स्टॉप्स, कि भाई इंतजार करो, कब तक?
कब तक? जब तक बारिश रुक नहीं जाती है तब तक। अच्छा, गौर करा आपने कि सेकंड सेंटेंस में लेट्स वेट था, तो लेट्स वेट कब बोलते हो? आप स्पोकन इंग्लिश में ही तो बोलते हो लेट्स वेट, इस तरह के सेंटेंसेस। तो यहां पे आपने क्या करा? टिल लगा दिया, कोई फर्क ही नहीं था। अंटिल लगा सकते थे, हाँ लगा सकते थे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। अच्छा, टिल और अंटिल और बाय, इन तीनों में क्या डिफरेंस होता है, और इसको फुल फ्लैश समझने के लिए हमने आपके लिए एक वीडियो बना रखी है, तो उस वीडियो को आप चाहें तो जाके लिंक पे देख ही सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारा एज इफ या एज दो। सर एज इफ और एज दो में कोई फर्क है? कोई फर्क नहीं है, सिमिलर है। या तो एज इफ बोलो या एज दो बोलो। सर इस्तेमाल कहां होता है? इनका इस्तेमाल होता है इमेजिनरी सिचुएशन को बताने के लिए। इमेजिन करना मतलब हमारे दिमाग में ही कोई बात चल रही है, तब हम लगाएंगे एज इफ। सर किस तरह की बात चलेगी? इस तरह की बात चलेगी, जैसे मैं आपसे कहूंगा कि भाई आप ऐसे बिहेव करो जैसे कि आप शाहरुख खान हो, तो इस तरह मैंने क्या बोला कि जैसे कि मैंने एक सिचुएशन सोची, क्या शाहरुख खान हो आप जैसे। तो ऐसे सेंटेंस देखते हैं हमारा, रवि इज बिहेविंग एज इफ ही हैज नॉट मेट बिफोर। वो ऐसे बिहेव कर रहा है जैसे कभी मिला ही ना हो। मतलब जो रवि है ना, वो आज ऐसे लग रहा है जैसे ऐसे बिहेव कर रहा है जैसे जानता ही ना हो। अब जानता ही ना हो क्या है? मेरी एक पूरी एक ऐसी सिचुएशन में सोचना चाहता हूं जो इमेजिनरी है, मतलब सच नहीं है। तो यहां भी हमने क्या लगाया? एज इफ लगाया। सर एज दो लगा सकता हूं मैं? यहां लगा सकता हूं एज दो? हाँ लगा सकते हो, बिल्कुल लगा सकते हो। नेक्स्ट है मेरा कि इट लुक्स एज इफ यू हैव सीन अ घोस्ट। आपने घोस्ट देख लिया। अच्छा, इसमें ना इस वाले सेंटेंस पे गौर करो सिर्फ, यू हैव सीन अ घोस्ट। इसका मतलब क्या हुआ कि आपने कोई भूत देख लिया है। इतनी बात देखो, क्या सच में भूत देख लिया है? नहीं, मैं इमेजिन कर रहा हूं। और मैं कहना चाहता हूं जैसे कि इट लुक्स, ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा दिखता है, जैसे कि एज इफ की जगह लिख के देखो, जैसे कि You have seen a ghost, आपने घोस्ट देख लिया। अच्छा एक बात बताओ दोस्तों, हम इन सेंटेंसेस में जो भी सेंटेंस बना रहे हैं, हमने अभी इतनी सारी कंजंक्शंस करी हैं, उन सब में हम तरह तरह की कंजंक्शन कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? इतने सारे इस्तेमाल क्यों पढ़ रहे हैं? अरे सर एक बात बताओ, जब आप इंग्लिश बोलते हो तो क्या आप एक टाइप के ही सेंटेंस बोलते चले जाते हो? नहीं, एक टाइप का कोई नहीं बोलता। हम तरह तरह के सेंटेंस बोलते हैं ताकि हमारी जो इंग्लिश है वो बहुत ज्यादा इंप्रेसिव हो जाए, इसीलिए करते हैं ये सब। यानी अब आप क्या करने वाले हो? आप सिंपल सेंटेंस नहीं बोलेंगे कि आई एम गोइंग, यू आर कमिंग, वी आर स्लीपिंग, यू आर वेकिंग अप, ये नहीं बोलोगे। आप इनमें ना एडिशनली कनेक्टर्स लगाना। आहा, बड़ा मजा आएगा जब आप शुरू में ही बोलोगे एज फार एज माई लाइफ इज कंसर्न, सिंस आई हैड डन माई वर्क। तो इस तरह के सेंटेंसेस जब आप बोलोगे, शुरुआत करोगे, तो आप अपने आप को पाओगे कि रातों रात चेंज हो गए हो। खुद आपको बिलीव नहीं होगा कि आप कितने इंप्रूवमेंट ले आए हो। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला है इवन इफ। इवन इफ का इस्तेमाल कहां होता है? सिचुएशन विल रिमेन सेम नो मैटर व्हाट हैपेंस। तब लगाना जब आप कोई ऐसी बात कहना चाहते हो जब कि भाई कुछ भी हो जाए, ये चेंज नहीं हो सकता। मतलब इवन इफ आप कुछ भी कर दो, यानी सेंटेंस क्या है हमारा? आई विल गो इवन इफ यू फॉरबिड मी टू। मैं जाऊंगा इवन इफ, चाहे कुछ भी हो जाए, सिचुएशन नहीं बदलेगी, मैं जाऊंगा ही, चाहे आप मुझे मना करो। तो इवन इफ का इस्तेमाल हम तब करेंगे जब हम ये कहना चाहते हैं कि आप कुछ भी करो, हम तो ये काम करेंगे, या कोई काम होना हो, चाहे कुछ भी हो जाए, उससे कोई मतलब नहीं है। नेक्स्ट है हमारा इवन सो। इसका मतलब क्या होता है? ये सरप्राइज में इस्तेमाल होता है। सरप्राइजिंगली मतलब होता तो इसका मतलब ऐसा ही है जैसे इन स्पाइट ऑफ दैट, के बावजूद के सेंस में होता है, लेकिन तब होता है जब आप सरप्राइज्ड हो। तो हाँ, येट में जैसे हमने देखा था। लेकिन कब? जब आप सरप्राइजिंगली एक बात कहना चाहते हो, जैसे कि द टिकट्स वर एक्सपेंसिव इवन सो द मैच वॉज वर्थ वॉचिंग। कि टिकट्स एक्सपेंसिव थे तो भी, उसके बावजूद भी, इवन सो। अब ये सरप्राइजिंग बात क्या थी कि मैच बड़ा मजेदार था। तो मुझे उम्मीद है अब आपने ये वाले सेंटेंस समझ ली है। आगे बढ़ लेते हैं हम। हमारा अगला है वाइल। अब वाइल भी मैं बताऊंगा क्या आपको? वाइल आप जानते हो, वाइल का इस्तेमाल होता है के दौरान। अच्छा, इसके लिए एक मजेदार बात ये बताऊंगा कि जैसे हमने एज का इस्तेमाल देखा था ना, कि कोई काम चल रहा होता है और सेम टाइम पे दूसरा होता है, इसी तरह का इस्तेमाल वाइल का होता है। एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। दे वर वॉकिंग होम वाइल डिस्कसिंग द पॉलिटिकल इश्यूज। वे घर को जा रहे थे और साथ में सेम टाइम पे क्या कर रहे थे? पॉलिटिकल इश्यूज को भी डिस्कस कर रहे थे। ऐसे ही मैं आपसे कहूं कि यू आर ईटिंग द फूड वाइल टॉकिंग। आप खाना खा रहे हो बोलते हुए, या उल्टा कर दो, यू आर टॉकिंग वाइल ईटिंग। तो इस तरह के सेंटेंसेस में हम वाइल का इस्तेमाल करते हैं। मुझे उम्मीद है अब आपको इन सबको भी अच्छे से समझ लिया होगा।
दोस्तों अभी आप ना इसका स्क्रीनशॉट ले लो और वीडियो को बैक करके जितने भी कंजंक्शंस पढ़े ना उनका भी स्क्रीनशॉट ले लो और नोट्स बना लो। एक बार नोट्स आपके पास हो जाएंगे ना तो आपको वीडियो बार बार खोलकर देखने की टेंशन नहीं रहेगी। जब भी कोई भी रिवीजन करनी होगी या कोई कंफ्यूजन होगी ना तो आप वहीं देख लोगे। क्या कह रहा हूं, मैं साइड हो जाऊं? अच्छा चलो हो जाता हूं। तो दोस्तों ये हमारा एफर्ट था आपको कंजंक्शन की एक फुल फ्लैज वीडियो बना के देने का। दोस्तों जैसा कि आप वीडियो के एंड तक आए हो तो समझ ही गए होंगे कि कितनी मेहनत लगी होगी हमारी इस वीडियो को आपको प्रोवाइड करने में। इसमें हम चाहते तो बहुत ही सिंपल रख सकते थे, वीडियो को छोटा कर सकते थे, अच्छे से ना समझाते, लेकिन हमारी कोशिश थी कि हम अपना बेस्ट दें ताकि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट एक वीडियो मिल जाए कंजंक्शन की और रातों रात बिल्कुल आपके अंदर चेंज आ जाए, इंग्लिश आपकी इंप्रूव हो जाए, एग्जाम आपका क्रैक हो जाए। इसी चीज को कराने के ना बाहर हजारों रुपए लगते हैं। यही चीज पढ़ाने के लिए आपको बहुत ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ते, टाइम भी आपका लगता। आपको 1 घंटे या 1 दिन में ये सब नहीं सीखने को मिलता, उसमें आपका टाइम भी शायद 1 महीना लगता, 2 महीने, मुझे भी नहीं मालूम कितने लग जाते। तो हम कोशिश कर रहे हैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ये सब चीजें देने की। जैसे कि हमने टेंस की वीडियो आपको दी दोस्तों, टेंसेस की 2 घंटे की वीडियो थी, हमने 2 घंटे में इस तरह से पढ़ाया कि लोगों की जिंदगी बदल दी। उसमें लोग आज कमेंट करके हमें बताते हैं कि सर हमने वीडियो देखी, रातों रात हमारी इंग्लिश इंप्रूव हो गई। सर मेरे आज तक टेंस नहीं सीखे थे, आज सीख लिए। इस तरह के 1 नहीं 10 नहीं 100 कमेंट नहीं, हजारों कमेंट इस तरह के उस पर आते हैं। हमें बहुत खुशी होती है। आपने क्या किया उस वीडियो के साथ कि आपने उसे जगह जगह शेयर किया, आपने अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर किया और उसका नतीजा यह हुआ कि आज वो वीडियो ना स्कूलों में दिखाई जा रही है और हजारों स्टूडेंट्स स्कूल से में देखकर भी उस वीडियो से फायदा उठा रहे हैं। तो मैं चाहता हूं कि आप इस वीडियो को भी ना हर फ्रेंड के साथ शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, कोने कोने तक पहुंचाएं इस वीडियो को, ताकि जो भी इंग्लिश में कमजोर है, जिनको भी इंग्लिश से डर लगता है, उनका डर खत्म हो जाए। मैं चाहता हूं ये डर खत्म हो, और ये डर खत्म करने में मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता, मेरी टीम कुछ नहीं कर सकती, इसमें आपका सबसे बड़ा रोल है। आपने ही टेंसेस की वीडियो से लोगों को इतना फायदा पहुंचाया था और आज भी बहुत फायदा पहुंच रहा है, लाखों लोग देख चुके हैं सर। तो मैं चाहता हूं ये वीडियो भी ना स्कूलों में दिखाई जाए, गांव गांव में दिखाई जाए, शहर शहर में दिखाई जाए, ताकि जिसको भी इंग्लिश से डर लगता है, एग्जाम क्रैक नहीं होता, छोटी छोटी गलतियां करते हैं, इंटरव्यू में प्रॉब्लम होती है, उन सब की सारी समस्याएं दूर हो जाए। सर हमारा बहुत फायदा है इसमें, हमारा फायदा है, हमें दुआएं मिलती हैं, उन दुआओं की हमें जरूरत है। सर आपको भी दुआएं मिलेंगी, आप भी उनको फैलाएं, इन वीडियो को फैलाएं ताकि लोगों को फायदा हो। आप क्या कर सकते हैं, आप फेसबुक पे शेयर करें, इंस्टाग्राम पे शेयर करें, व्हाट्सएप पे शेयर करें, ग्रुप्स में शेयर करें, जिन लोगों को भी जरूरत है आप उन तक ये वीडियो पहुंचाएं। हमारा एक मिशन है, मिशन ये है कि जिसको भी इंग्लिश से डर लगता है उसका डर खत्म करना है, जिसको भी इंग्लिश में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है उसकी प्रॉब्लम खत्म करनी है, इंग्लिश में सबको फ्लुएंट बनाना है। बड़ा अजीब लगता है कि इतना टैलेंटेड हमारा देश है, तब भी हम जानते हैं कि लोगों को इंग्लिश से डर लगता है। क्यों लगता है, जब सिंपल सी चीजें हैं, यहीं से तो आर्यभट्ट पैदा हुए हैं, बड़े बड़े साइंटिस्ट पैदा हुए हैं, फिर भी इंग्लिश से डर लगता है। हम उन्हीं की नस्ल में से तो हैं, तो हम में क्या प्रॉब्लम है, हम क्यों नहीं सीख सकते? हम सीख सकते हैं, लेकिन हमें सिखाने वाला चाहिए। सिखाने वाले आज मैं आपके सामने हूं तो मैं सिखा तो रहा हूं, तो मैं चाहता हूं, मैं मेहनत कर रहा हूं तो उस मेहनत का फायदा भी तो हो, वो मेहनत लोगों तक पहुंचे ताकि उनको फायदा हो। तो मेरा एक मिशन है, मेरा मिशन है, मेरा एक ख्वाब है, ख्वाब ये है, एक सपना ये है कि ये वीडियो पूरे गांव गांव से लेके हर एक स्टूडेंट के पास जाए, हर एक नीडी, जितना भी जो भी जरूरतमंद है उस तक ये वीडियो जाए। ये काम मैं अकेले नहीं कर सकता, इस काम को करने में मुझे आपका सपोर्ट चाहिए। मेरी अकेली टीम कुछ नहीं कर सकती, आप करोगे, आप शेयरिंग करोगे, आप इसे जगह जगह तक पहुंचाओगे, स्कूलों तक पहुंचाओगे। तो क्या मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूं? मैं इस काम को करने में अकेला तो असमर्थ हूं, जैसे आप जानते ही हो, तो क्या आप मेरे साथ हैं?